अगर आपने ब्लेंडर 3D एक बेसिक लेवल पे सीखा है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाएं और ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट्स करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बिकॉज इस कोर्स में हम एडवांस लेवल पे ब्लेंडर 3D सीखेंगे और हम काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे आपको एडवांस मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग और एनिमेशन की स्किल्स आएंगी और आप बहुत ही अच्छी लेवल पे फ्रीलांसिंग कर पाएंगे। अब इस कोर्स में हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं और ये कम्प्लीटली एक प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स होने वाला है। हम सबसे पहले शुरू करेंगे इस चेस एनिमेशन से। चेस बोर्ड की पूरी एनिमेशन हम खुद से बनाएंगे। इसमें सारी मॉडलिंग हम खुद करेंगे, सारे टेक्सचरिंग हम खुद करेंगे, लाइटिंग वगैरह सब कुछ हम खुद से करने वाले हैं। एनिमेशन भी हम सारी बेसिक से सीखेंगे। उसके बाद हम दो प्रोडक्ट एनिमेशंस बनाने वाले हैं, जिनमें से एक ये हेडफोन्स की एनिमेशन होने वाली है। इसमें हम पूरी लाइटिंग वगैरह, पूरी कैमरा मूवमेंट्स जो है सब कुछ हम करना सीखेंगे और रियलिस्टिक प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन करना हम सीखेंगे। उसके बाद ये जो एयरपॉड्स की एनिमेशन है ये भी हम बनाएंगे और इसमें भी हम सारा कुछ अगेन वही एनिमेशन हम करेंगे। लाइटिंग के एनिमेशन हम सीखेंगे कि लाइट को किस तरह से एनिमेट किया जाता है और किस तरह से सिनेमैटिक तरीके से आप प्रोडक्ट रिवील एनिमेशंस बना सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे इस आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के प्रोजेक्ट पे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फर्नीचर की मॉडलिंग सीखेंगे कि किस तरह से सोफाज को आप मॉडल कर सकते हैं, किस तरह से चेयर्स को, टेबल्स को, डिफरेंट आइटम्स को आप मॉडल कर सकते हैं, उनको किस तरह से रियलिस्टिकली विजुअलाइज करना है और किस तरह से डिफरेंट आप रेंडर जो है आर्किटेक्चर्स के बना सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे इस कार एनिमेशन के प्रोजेक्ट पे और ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट है। इसमें हम ये रियलिस्टिक कार एनिमेशन बनाएंगे। हम पार्ट्स पे एनिमेशन सीखेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह के डिफरेंट तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करने के लिए, किस तरह से हम कैमरा को एनिमेट कर सकते हैं, फोकस को एनिमेट कर सकते हैं और डिफरेंट कार्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह से रिग्ड कार्स को हम यूज़ कर सकते हैं। वो सारा कुछ हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। और फाइनली जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होगा वो ये होगी VFX की एनिमेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक एक्चुअल वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें 3D ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं और उन्हें ब्लेंड कर सकते हैं कि बिल्कुल वो रियलिस्टिक लगे और बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हम ले पाएँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ब्लेंडर एक एडवांस लेवल पे और आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लेकिन आप ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े फ्रीलांस क्लाइंट्स उठाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। आज ही इनरोल करें और अपनी लर्निंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। और गाइस, तो हम ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट जो है ना, इसमें एसेंशली हमने एक चेस पीस बनाना है, सही है। और उस चेस पीस का हम इस तरह का रेंडर बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है ये। और मैं आपको ये बनाने की ना वजह बताता हूँ। पहले वजह बनाने की ये है कि एसेंशली पहले तो हम इसमें इसकी मॉडलिंग सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को मॉडल किस तरह करते हैं वो हम सीखेंगे। थोड़ी बहुत यूवी अनरैपिंग हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको इस पे टेक्सचर्स वगैरह सही से लगा सकते हैं। उसके अलावा ये है कि हम सीखेंगे कि एक सीन किस तरह बिल्ड किया जा सकता है। बिकॉज अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स कवर किए थे, हमने जो बिगिनर कोर्स था उसमें हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था सीन में, और हमने कोई कॉम्पोजिशन नहीं की, कोई एक्चुअल में सीन को बेहतर नहीं बनाया। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड है इसमें, और इसमें हम थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करके सीन को बेहतर बनाएंगे और एक एक्चुअल सॉर्ट ऑफ एक रेंडर जो आप पोस्ट कर सकें वो बनाएंगे, सही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मॉडलिंग से। मॉडलिंग बहुत ही आसान होने वाली है ऑनेस्टली। लाइक ये लगता है बिगिनर्स को शुरू में मुश्किल लगता है ये, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, जैसे जैसे आप थोड़ी बहुत टेक्निक सीखेंगे मॉडलिंग की, आपको बहुत ही आसान लगेगी। हमने एक्सट्रूड टूल पहले से सीखा हुआ है। एक्सट्रूड टूल हमने इसमें यूज़ करने वाले हैं, स्केलिंग टूल यूज़ करने वाले हैं, वो सारा कुछ। तो ओवरऑल काफ़ी ईजी होने वाला है। तो मैं इसे सबसे पहले मिनिमाइज़ करता हूँ। और हमने करना क्या है, हमने इंटरनेट पे जाना है और इंटरनेट पे जाके हमने सर्च करना है चेस पॉन साइड व्यू। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि बेसिकली हमें ना एक रेफरेंस चाहिए, जिस रेफरेंस के मुताबिक, जिस रेफरेंस के हिसाब से हम अपना जो है मॉडल बनाए, राइट। अब ये जो मुझे एक इमेज मिला था, ये चेस पीस का, चेस पॉन का इमेज है। ये मुझे समझ आ रहा है। आप ऑब्वियसली कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, मेक श्योर करें कि वो साइड व्यू से हो। और ये जो टेक्निक है बाय द वे, ये आप बॉटल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर कोई कोक की बॉटल बना रहे हैं, उसके लिए भी यही एग्जैक्ट टेक्निक यूज़ हो सकती है मॉडलिंग की। तो इवन तो मैं आपको एक चेस पीस बनाना सिखा रहा हूँ, जो स्किल्स आप सीखेंगे इस कोर्स में, जो इस प्रोजेक्ट में, वो आप स्किल्स बेसिकली किसी भी तरह के इस तरह के ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ गोल हो ऊपर से, सही है। तो हमने राइट क्लिक करना है इससे, हम इसे सेव में जांच करेंगे और हम इसे सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे, सही है। पॉन अब ये वेब पी फाइल है, मैं वेब पी फाइल नहीं सेव करना चाह रहा, तो मेरे पास एक इसमें क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है, जिसमें मैं डायरेक्टली जेपैग में से कर लूँगा। तो मेक श्योर करें जेपैग में आप डाउनलोड करें। पॉन के नाम से रख दूंगा, सही है। अब इस पॉन को ना मैं ड्रैग करूँगा ब्लेंडर के अंदर और मैं यहाँ पे कहीं भी ड्रॉप कर दूंगा इसे। हमारे पास सीन कलेक्शन में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया और वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट बेसिकली ये इमेज है, राइट। तो इस इमेज को हमने सही से प्लेस करना है और इसके ऊपर हमने मॉडलिंग करनी है। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले सब जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको हम डिलीट करेंगे सिवाय इमेज के, और इमेज को सेलेक्ट करके हम Alt+R और Alt+G दबा देंगे। बेसिकली इसे होता है कि हम इसकी रोटेशन और पोजीशन मूवमेंट जो है उसको रीसेट कर रहे हैं, सही है। अभी ऑब्वियसली नीचे लेटा हुआ है, हमें इसे वर्टिकल चाहिए, बिकॉज हम पॉइंट वर्टिकली बनाएंगे ना। तो हम इसे R दबाएंगे और X दबाएंगे, जिससे हम इसे X एक्सिस में रोटेट कर पाएंगे, और हम अपने कीबोर्ड पे 90 लिख देंगे ताकि एग्जैक्टली 90 डिग्री रोटेट हो जाए, सही है। अब हम करेंगे क्या कि हम बेसिकली इसकी मॉडलिंग शुरू करेंगे।
तो सबसे पहले आपने एक प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट चूज़ करना है। मतलब ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि ये जो मैश में आपके पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं, इनको हम प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा सिमिलर इससे कौन सा है? आपको मैं थोड़ा सोचने का टाइम दूंगा और आप आराम से सोचें कौन सा ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा एक चेस पीस बनाने के लिए। मेरे ख्याल में जो सबसे सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एक सिलेंडर। बिकॉज आप देख सकते हैं, अगर लेट्स से हम इसे ऊपर से देखें, ऑब्वियसली वो तो हमें व्यू नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ऊपर से एक सॉर्ट ऑफ सिलेंडर की तरह होगा जिसके शेप थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक सिलेंडर ऐड करेंगे, ऐड एंड सिलेंडर। परफेक्ट। अभी आप देख सकते हैं इमेज की जो ब्राइटनेस है और इमेज की जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल 100% सेट हुई हुई है, जिसकी वजह से ना हम इसके थ्रू नहीं देख पा रहे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर पीछे वाला इसका जो हिस्सा है वो हम इसके थ्रू इमेज के थ्रू नहीं देख पा रहे, तो हमने इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके हमने इमेज ऑप्शन में जाना है, जो डेटा ऑप्शन है ये, और यहाँ पे आप आके ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं। तो मैं इसे तकरीबन 0.2 के आसपास कर दूंगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट को भी देख पाऊँ और मतलब सारा फोकस मेरा इमेज पे ना जाए, मेरा मेनली फोकस ऑब्जेक्ट पे हो और थोड़ा रेफरेंस के लिए मैं साथ साथ इमेज को भी देख पाऊँ। अब हमने करना है कि हमने बिल्कुल फ्रंट व्यू में जाना है। फ्रंट व्यू में हम इस तरह जाते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो हम ऑल्ट दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे और मिडिल माउस बटन दबा के किसी भी साइड पे हम ड्रैग कर देंगे। ये मैं मिडिल माउस बटन दबा के ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डिफरेंट व्यूज़ स्विच कर सकता हूँ। अब मैं इस फ्रंट व्यू में ही रहूँगा और इसको जो है हम स्केल डाउन करेंगे इस तरह से। तकरीबन मेरे ख्याल है यहाँ से हम शुरू करते हैं। आपने करना कि आपने बेसिकली इसे, अगर आपने कभी ड्राइंग की है या कुछ ऐसा किया है तो आपको पता होगा ट्रेसिंग किस तरह करते हैं, कि आप एक ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर रहे हैं, राइट। हमने सिर्फ इस सिलेंडर से इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉन के रेफरेंस को ट्रेस करना है। तो मैं इसे तकरीबन यहाँ पे प्लेस करूँगा, सही है। अब हम टैब दबा के अपने एडिट मोड में जाएंगे और ऑल्ट जी भी दबा देंगे कीबोर्ड पे, बिकॉज हमने एक्सट्रे मोड में जाना है। ऑल्ट जी दबाने के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन एक्सट्रे मोड में जाने का, इस बटन को दबाना होता है। अगर आप इस बटन को दबाएंगे आप एक्सट्रे मोड में चले जाएंगे। और एक्सट्रे मोड में जाने की वजह अगर आपको याद नहीं है तो इस तरह होती है वजह कि अगर मैं एक्सट्रे मोड से बाहर निकलूँ और मैं इन सब वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँ फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं इसकी जो पिछली वाली साइड वाली वर्टिसेस होंगी वो सेलेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। हालांकि अगर मैं एक्सरे मोड में जाके सब कुछ सेलेक्ट करूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि हर तरफ की जितनी भी वर्टिसेस उसके पीछे भी होंगी वो भी सारी सेलेक्ट हो चुकी होंगी। तो हमने एक्सरे मोड में इसलिए जाना ज़रूरी होता है। अब हम करेंगे क्या, हम बेसिकली ना इनको सेलेक्ट करके थोड़ा स्केल अप करेंगे इस तरह से, सही है। और अब हम आएंगे अपने कीबोर्ड पे ई से क्या होगा, एक्सट्रूड होगा। से एक्सट्रूड आपने यहाँ तक कर लिया, अब इसको आपने स्केल अप कर लिया। और इसी तरह से एक्सट्रूड और बेसिकली ई और जी दबा के, एक्सट्रूड और मूव दबा के आपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना है। अब ऑब्वियसली एग्जैक्टली प्रिसाइज होना ज़रूरी नहीं है, मतलब लेकिन जितना आप कर सकें आप प्रिसाइज हों। तकरीबन मेरे ख्याल यहाँ तक ठीक रहेगा। और फिर ऐसे दोबारा ई दबा दें, एक्सट्रूड कर दें, यहाँ तक ला के थोड़ा और स्केल अप कर दें। और ये अभी स्मूथ नहीं होगा, अभी अगर आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे बहुत ही ब्लॉकी होगा, लेकिन वो खैर है, हम बाद में सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर्स पे लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तकरीबन यहाँ पे ला के ऐसे कर दें, स्केल अप, परफेक्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा आपने एक्सट्रूड करना है, एक टाइम पे ज़्यादा फुल एक्सट्रूड नहीं कर देना, बिकॉज अदरवाइज़ उससे एक्यूरेसी जो होगी ऑब्जेक्ट की सही नहीं रहेगी। एक्सट्रूड हल्का सा और यहाँ तक, मेरे ख्याल ये ठीक रहेगा। थोड़ा सा ऑब्वियसली बाहर है लेकिन सही है, कोई मसला नहीं है। मे बी इवन थोड़ा उप्स जी दबा के थोड़ा और नीचे ले जाएँ, समथिंग लाइक दैट। और फिर दोबारा से नीचे आएँ और इसको स्केल डाउन कर दें इस तरह से, एक्सट्रूड दबा के और नीचे जाएँ और इसे और स्केल डाउन कर दें। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा हमें सही समझ नहीं आ रहा, तो हम इसे थोड़ा सा खुद से भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसे और नीचे लेके जाऊँगा मैं इतना, और फिर दोबारा से नीचे लेके जाऊँगा और फिर हल्का सा और नीचे लेके जाऊँगा। अब इसकी वजह क्या है कि हमने बेसिकली ये जो किया है ना, इससे हमने अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ आउटलाइन दे दी है जिसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं और बेसिकली बड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं फेस सेलेक्ट मोड में जाऊँगा और मैं यहाँ पे किसी भी लाइन को, इनमें से किसी भी लाइन्स को डबल क्लिक करूँगा, ताकि ये पूरा जो लूप है ना, डबल क्लिक करने से क्या होगा कि पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा, सही है। अब इस लूप सेलेक्ट करने के बाद मैं ई दबा के, अगर मैं एस दबाऊँ जिसका मतलब है स्केल, एक्सट्रूड और फिर स्केल, और फिर मैं अगर शिफ्ट जी दबाऊँ जिसका मतलब है कि जी एक्सिस के अलावा बाकी सारी एक्सिस में स्केल अप होगा, तो आप इस तरह से इसे स्केल अप भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। इस तरह से आपने स्केल अप कर दिया इसे। और अब इस नीचे वाले लूप को भी सिलेक्ट करें और इसको भी थोड़ा सा स्केल अप कर दें वैसे ही, लेकिन शिफ्ट जी दबा के, ताकि सिर्फ जी एक्सिस के अलावा बाकी सारी एक्सिस में हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक्स्ट्रा मोड से बाहर निकलूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेटली और अच्छा, कितना ये चेस का एक पॉन पीस लग रहा है, सही है।
तो आप देख सकते हैं काफ़ी फिट लग रहा है। अब हम ऊपर वाले हिस्से पे जाते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्वियसली एग्जैक्टली जो रेफरेंस है उस जैसा नहीं बना, ठीक है, वो गोल भी नहीं है हमारा एग्जैक्टली कॉपी करना उसे, लेकिन हमें ये है कि एटलीस्ट थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप, कि हम मतलब हमें थोड़ा गाइड मिल जाएगी कि हमने किस तरह का शेप बनाना है। अब हम ऊपर आते हैं, एक्सट्रीम मोड को ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है, और एक्सट्रीम मोड को ऑन करने के बाद हमने वापस वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाना है ताकि हम पॉइंट सेलेक्ट कर सकें, और इसको हम लेट से थोड़ा नीचे ले आते हैं यहाँ तक, थोड़ा और ऊपर एक्सट्रूड करके जाएं, सही है, जी एक्सिस में। और अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है अभी तो कोई मसले की बात नहीं, ये शुरू में लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रस्ट मी, लाइक आप मेरी बात पे यकीन करें कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा ये। और ये ऑनेस्टली बहुत ही लाइक इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग्स इन एनिमेशन, कि इस तरह की जो मॉडलिंग होती है, मैं तो जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो मैं तो बहुत खुश होता था कि यार ठीक है अब आज आसान प्रोजेक्ट है, समझ रहे हैं। तो इसको हल्का से नीचे ले जाएं इस तरह से, इसको और एक्सट्रूड करें, तो और यहाँ पे आके इसे स्केल डाउन कर दें, सही हो गया। मेरे ख्याल है यहाँ ये जो लाइन है इसको हल्का सा नीचे करना था और इस वाली लाइन को हल्का सा ऊपर करना था ताकि थोड़ा सा बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म लगे। और अब ये जो गोल वाला शेप है ये थोड़ा बनाना से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज इसमें हमने करना क्या है, हमने यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। आप इसे 4 हिस्सों में कर सकते हैं, एक हिस्सा, उप्स माय बैड, इसको दूसरा हिस्सा ये, सही है, एक्सट्रूड दोबारा किया, तीसरा हिस्सा, और फाइनली ये चौथा हिस्सा। अब इसमें बहुत ही छोटा कर लेंगे, मेरे ख्याल है 4 हिस्से प्रॉब्ली काफ़ी नहीं थे, थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे 4 से, बिकॉज एग्जैक्टली जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब लाइक एक्यूरेट नहीं लग रहा था। मेरे ख्याल यहाँ तक ठीक होगा। अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप इसमें सिंपली इंसर्ट कर दें इसे। इंसर्ट करने का मतलब बेसिकली आई दबा के इंसर्ट होता है और इसमें एक और अंदर एक शेप बन जाता है, जिससे थोड़ा सा सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर में हमें हेल्प मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा जो पॉन का शेप है, जो अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर निकलूँ तो आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेटली हमारा एक शेप बन चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आई एम श्योर अगर आपने ये किया हो फॉलो तो आपको पता लगेगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है करना। शुरू में आपको लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल, लेकिन होपफुली आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास एक रफ ऑब्जेक्ट आ गया है हमारे मॉडल का। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इमेज वाला, इसको हम डिलीट कर दें आराम से, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन हमने करना क्या है, हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेंडर को। पहले तो इसको नाम दे देते हैं एक चेस अंडरस्कोर पीस, ठीक है। अब हमने करना है कि हमने यहाँ पे मॉडिफायर्स में आना है और मॉडिफायर्स में आके हमने एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाना है। हम सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर हम कवर कर चुके हैं बेसिक्स वाले कोर्स में, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला दोबारा से, लेकिन आपने सिंपली जनरेट में जाना है, मॉडिफायर्स में आके ऐड मॉडिफायर, जनरेट और सब डिवीजन सरफेस, सही है। आप देख सकते हैं सारे ही बहुत ही स्मूथ हो गया, लेकिन हमने ऑब्वियसली कुछ हिस्सों को स्मूथ रखना है, कुछ को नहीं रखना, तो हम पहले तो इसकी लेवल्स व्यूपोर्ट भी बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे। अगर आपका पीसी बहुत ही स्लो है तो आप 1 पे रखें, लेकिन अगर डिसेंट से पीसी है तो आप इसे 2 पे ले आएँ, ठीक है। अब हमने टैब दबा के एडिट मोड में वापस जाना है और यहाँ पे अपने लूप कट्स ऐड करना शुरू करना है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पे, और इसमें आपको एक्स्ट्रा मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लूप कट अराउंड खुद ही लाइक पूरा लूप खुद ही कंप्लीट कर लेता है, तो हमें उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हमने करना कि हमने ऑल्ट आर दबाना है, सॉरी कंट्रोल आर दबाना है अपने कीबोर्ड पे, और यहाँ पे आके लूप पर ऐड कर देंगे, नीचे ले जाएंगे उसे इस तरह से। अब यहाँ पे एक और ऑल्ट आर दबा के लूप कट ऐड करेंगे, समथिंग लाइक दैट। फिर यहाँ पे नीचे भी इससे हो ही रहा है कि बेसिकली जितना करीब आपका लूप कट होगा उतना ज़्यादा शार्प आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं एडिट मोड से बाहर जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है कितना वेल डिफाइंड और कितना अच्छा लग रहा है कंपेयर टू ऊपर वाला। तो ये तरीका है बेसिकली। और यहाँ से ऊपर मेरे ख्याल है ठीक है, प्रॉब्ली यहाँ पे एक होगा लूप कट। अगेन ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अगर आपको सारा स्मूथ रखना है पॉन, बिकॉज चेस पीसेस में ऑब्वियसली काफ़ी वैरायटी होती है, काफ़ी डिफरेंट तरह तरह के चेस पीसेस होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेस पीस बहुत स्मूथ हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन, यहाँ पे नहीं ऐड करना था मैंने। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा वेल डिफाइंड और थोड़ा सा अच्छा एक जिस तरह कह सकते हैं कि थोड़ी सी डेफिनेशन इसमें होनी चाहिए चेस पीस में। मेरे ख्याल यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डेफिनेशन आ गई है, तो इसको डबल क्लिक करके इस लाइन के बीच में, जिससे पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर मैं इसे जी, इनफैक्ट मैं जी अगर 2 बार दबाता हूँ तो फिर मैं इसी लाइन के अलॉन्ग उसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी डबल क्लिक करके और जी 2 बार दबा के और थोड़ा सा नीचे ले आऊँ ताकि
थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा पार्ट। अब मेरे ख्याल ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं टाइट करूँगा ऐसे, लाइक शॉर्ट बनाऊँगा इस तरह से और इस तरह से, और ऊपर से भी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे और इस तरह से। ठीक हो गया। अब ऊपर वाला हिस्सा तो हम चाहते हैं कि स्मूथ ही रहे, लेकिन इसमें एक और मसला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सर्कल टाइप नहीं लग रहा, थोड़ा सा हल्का सा सीधा लग रहा है ऊपर से, जिसका हल आसान है काफ़ी। हमने फेस सेलेक्ट मोड में जाना है और इस फेस को सेलेक्ट करके वापस साइड मोड में आते हैं। अब उस फेस को सेलेक्ट रखते हुए हमने थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाना है इस तरह से, और फिर हमने इसे दोबारा से हल्का सा नीचे ले जाता हूँ, थोड़ा सा दोबारा से इंसर्ट कर देंगे फिर। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, और हमारा चेस्ट भी जो है ओवरऑल मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा बन गया। लाइक मतलब हमें, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इतना अच्छा चेस्ट पीस बना लिया। इसे हमने राइट क्लिक करना है और शेड ऑटो स्मूथ कर देना है, ताकि इसमें जो लाइनें नज़र आ रही थी थोड़ी बहुत वो चली जाएँ। और ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मुझे अभी कम समझ आ रहा है, थोड़ा सा मुझे मसला लग रहा है इसमें। मसला इन द सेंस के ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना इसका, थोड़ा सा शायद अगर नीचे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ये पूरा हिस्सा अगर हल्का सा नीचे हो जाए ना, थोड़ा सर्कल टाइप होना चाहिए। मेरे ख्याल है अब बेहतर है जी। हाँ मेरे ख्याल है अब ठीक है, हल्का सा ऊपर से होगा डिफरेंस, लेकिन मेरे ख्याल है ठीक होगा। तो आई थिंक ये हमारा चेस्ट पीस जो है काफ़ी अच्छा बन गया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि होगा इस चेस्ट पीस की टेक्सचरिंग करना, और उसके बाद हम सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, फिर हम सबकी टेक्सचरिंग वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे आराम से। लेकिन इनफैक्ट टेक्सचरिंग से पहले मैं ये पहले चेस्ट बोर्ड ऐड कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो भी कवर हो जाए। सो हमने ऐड में जाना है, हमने मैश में जाना है, और हमने एक प्लेन ऐड करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका है इसको ऐड करने का। उसकी वजह ये है कि हमने, आप देख सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट में हमारे पास मल्टीपल टेक्सचर्स होंगे, कुछ वाइट टेक्सचर होंगे, कहीं कुछ जगहों पे ब्लैक टेक्सचर्स होंगे। तो वो आप किस तरह करेंगे, वो अब एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक एक बॉक्स इस तरह से इसको शिफ्ट डी करके अलग अलग बॉक्सेस ऐड करें, लेकिन वो बहुत ही ख्वारी वाला तरीका होगा। तो इसका आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। तो आप इसे सबसे पहले स्केल अप करें, जितना आपका चेस्ट बोर्ड होगा, जितना आप करना चाहते हैं उसे उतना रखें आप। ठीक है, उसके बाद आप इसे नीचे ले आएँ। जी मेरे ख्याल यहाँ तक ठीक रहेगा। और बेसिकली हम करना ये हमने कि हम इसे टैब दबाएंगे, टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, इस प्लेन को सेलेक्ट करते हुए, और हमने बेसिकली इसमें लूप कट्स ऐड करना है, कंट्रोल आर दबा के। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप कट ऐड हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे रख के अगर अपने माउस स्क्रॉल व्हील को ऊपर स्क्रॉल किया तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल लूप कट्स ऐड होंगे। और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास क्यूब्स आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लूप कट ऐड करेंगे। ऐसे लेफ़्ट क्लिक कर दिया मैंने, और उसकी मूवमेंट को रीसेट करने के लिए राइट क्लिक करें ताकि मूवमेंट ना हो। और अब एक यहाँ से ऐसे भी लूप कट ऐड करें, तकरीबन मेरे ख्याल इतने ठीक रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना स्क्वायर और कितना अच्छा लग रहा है। राइट क्लिक कर दें इसे, और आप देख सकते हैं हमारे पास पूरे बोर्ड में एक सॉर्ट ऑफ, अगर आपको आपको नज़र आ रहा है सही से या नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसे इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर मूव करूँ ताकि ग्रिड बीच में ना आए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके टैब करके एडिट मोड में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक पूरे ग्रिड जो है 8x8 की, वो इनफैक्ट 8x8 नहीं है, 7x7 है फॉर सम रीज़न। ठीक है, 7x7 है, लेकिन खैर है, फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा तो बोर्ड नज़र नहीं आएगा वैसे भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रिड बन चुकी है। अब हमने करना क्या है कि हमने इंडिविजुअली पीसेस को सेलेक्ट करके फेस सेलेक्ट मोड में जाएँ, और हमने जिस फेस को सेलेक्ट करके जहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से हम अपना पूरा चेस्ट बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, अब लेकिन वो जो पार्ट है वो हम करेंगे मटेरियल्स लगाते वक्त या टेक्सचरिंग करते वक्त। अभी पहले हम टेक्सचरिंग करेंगे इस चेस्ट पीस की। और तो टेक्सचरिंग शुरू करते हैं। अब अगर आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है चेस्ट पीस, ये इसकी वजह ये है कि बेसिकली मैंने अपना प्रोजेक्ट सेव नहीं किया था और मैंने ब्लेंडर बंद कर दिया गलती से, तो मेरा सारा जो प्रोग्रेस था वो चला गया, तो मुझे दोबारा से इसे मॉडल करना पड़ा। लेकिन इसको ऐसे रिमाइंडर लें आप लोग भी कि अपना प्रोजेक्ट सेव करते रहें, और साथ साथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर करें हर 2-3 मिनट बाहर 5-10 मिनट बाद सेव करते रहें, ताकि आपका प्रोग्रेस लूज़ ना हो। ठीक है, लेकिन या टेक्सचरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे जाएंगे और हम टेक्सचर्स ढूंढेंगे, बेसिकली मार्बल टेक्सचर्स जो हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, गूगल को खोलता हूँ अपना, और polyhaven.com एक वेबसाइट है जो हमने बिगिनर कोर्स में भी कवर की थी। इससे आपको काफ़ी अच्छे टेक्सचर्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। अब ऑब्वियसली आप ब्लेंडर, अगर आपको लेट से थोड़ा बहुत पता है ब्लेंडर के बारे में, तो आपको पता होगा कि ब्लेंडर किट के नाम का ऐड ऑन होता है जहाँ से आप मटेरियल्स वगैरह ले सकते हैं। अब हाँ, वो भी एक ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इनफैक्ट ईजियर है पॉलीहेवन से।
लेकिन बिकॉज़ ये जो कोर्स है इसमें थोड़ा-सा मैं आपको हर तरह का तरीका बताना चाह रहा हूँ चीज़ें यूज़ करने का। आगे चल के हम ब्लेंडर किट भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा-सा जो है ये वाला तरीका जो है पॉलीहेवन वाला ये यूज़ करेंगे, ताकि आपको हर तरह का मैं तरीका समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो polyhaven.com पे जाएँ और आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फ्री यहाँ पे मटेरियल्स और टेक्सचर्स आपको मिलेंगे। तो आपने टेक्सचर्स पे जाना है, ब्राउज़ टेक्सचर्स, और अब या तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरीज़ वगैरह सेलेक्ट करें, या फिर आप सिंपली सर्च करें यहाँ पे मार्बल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इतने ख़ास कोई मटेरियल्स अवेलेबल है नहीं वैसे। ओके, सो देखते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। रॉक में अगर हम जाएं, हम इसको सर्च को ऑफ करें, कोई स्मूथ मार्बल का हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक हम इंटरनेट से भी लाइक वैसे सर्च कर सकते हैं गूगल पे, मार्बल PBR टेक्सचर। सही, PBR का मतलब है फिजिकली बेस्ड रेंडर, जिसका मतलब है कि बेसिकली वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, उसमें आपको सारे मैप्स वगैरह मिलेंगे और सब कुछ साथ मिलेगा। तो polygon.com भी एक और वेबसाइट है, लेकिन इस पर काफ़ी पेड होते हैं, काफ़ी फ्री होते हैं, तो आपने उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कौन सा चूज़ करें। और ये जो है फ्री PBR मटेरियल्स, ये भी काफ़ी अच्छा एक मटेरियल, आई थिंक हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है हमें क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा। सही है, ब्लेंडर वाला जो वर्जन है इसका हम डाउनलोड करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आके अब इसको पहले तो इंस्पेक्ट करेंगे कि किस तरह के मटेरियल्स है। देखते हैं, एल्बिडो खोलते हैं। एल्बिडो बेसिकली कलर चैनल होता है, मेरे ख्याल ये ठीक रहेगा। तो इसके सारे जो मटेरियल्स हैं, जो इमेजेस हैं, इनको हम कॉपी करेंगे और डेस्कटॉप पे जाके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं सब कुछ सेव करूँगा। तो इनफैक्ट मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ चेस प्रोजेक्ट के नाम से, जहाँ पे मैं सारे मटेरियल्स वगैरह इस पर ड्रॉप करता जाऊँगा। ठीक है, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमने बेसिकली चेस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मटेरियल्स में जाना है, और मटेरियल्स में जाके हमने न्यू को दबा देना है, जिससे एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा जिस पे हम सारे टेक्सचर्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मटेरियल क्रिएट करने के बाद हम अपनी शेडिंग टैब में जाते हैं, जहाँ पे हम सारे मटेरियल जो हैं इसमें प्लग इन कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम बड़ा करते हैं, समथिंग लाइक दैट। और बेसिकली हमने सारे जो इमेज टेक्सचर्स हैं सबको सेलेक्ट करके हम सिंपली इस तरह से ब्लेंडर में ड्रैग इन कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे जो हैं टेक्सचर्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहला जो टेक्सचर है वो है एल्बिडो। एल्बिडो बेसिकली बेस कलर होता है, तो उसको हम बेस कलर में सिंपली प्लग इन कर देंगे इस तरह से। उसके बाद है हमारे पास एम्बिएंट एक्लूजन। अब एम्बिएंट एक्लूजन हम नहीं यूज़ करने वाले बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है एम्बिएंट एक्लूजन का, तो हम इसे डिलीट कर देंगे सिंपली। अब उसके बाद है हाइट मैप। हाइट मैप भी मोस्ट प्रॉब्लम नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो है क्या कहते हैं, बहुत सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज लग जाएंगे उसमें, और ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस काफ़ी हमारी कम हो जाएगी, तो हम हाइट मैप नहीं यूज़ करने वाले। प्लस में हमारे पास इतना खास फ़ायदा मिलेगा भी नहीं बिकॉज जो मार्बल का मटेरियल है वो बहुत सॉर्ट ऑफ स्मूथ होता है वैसे ही ना। अगर कोई बहुत ही बम्पी चीज़ है, जिस तरह हमने बेसिक कोर्स में कवर किया था, अगर बहुत ही कोई बम्पी चीज़ है जैसे हमने ब्रिक मटेरियल अप्लाई किया था, तो फिर आप हाइट मैप अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। मेटालिक हम करेंगे, मेटालिक सिंपली अप्लाई कर दें इस तरह से। ठीक है, मेक श्योर करें कि जो कलर स्पेस हो वो नॉन कलर हो। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे जाना है, नॉर्मल भी हम अप्लाई करने वाले हैं। मेक श्योर करें एक ही तरह का नॉर्मल है इसमें, सही है। नॉर्मल को ऊपर ले आए, इनफैक्ट हम सबको ऊपर एक ही साथ ले आते हैं बिकॉज हमें शुरू में ही सबको एक ही साथ ऊपर लेके आना चाहिए था, क्योंकि बार बार नीचे जाना फिर ऊपर आना ख्वारी है। उसके बाद हम नॉर्मल मैप अप्लाई कर देंगे, इसमें प्लग इन कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमने बेसिकली एक नॉर्मल मैप सर्च करके नॉर्मल मैप कलर ये जो है ये हमने नोड ऐड करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली कलर वैल्यू को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हमने ये अप्लाई कर दिया इसमें। अब इसमें इसकी जो कलर स्पेस है उसको भी हम नॉन कलर कर देंगे, सही। और फाइनली रफनेस जो है हम रफनेस भी कहाँ गई, यहाँ पे रफनेस में हम प्लग इन कर देंगे इसे। अब मटेरियल को देखते हैं लगता कैसा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक मसला है। अगर मैं वापस लेआउट मोड में जाऊँ और यहाँ पे मैं लुकड अप मोड में जाऊँ, जो बेसिकली ये मटेरियल प्रीव्यू मोड होता है, तो आप नोटिस करेंगे एक चीज़, वो ये है कि इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है। सही है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली ये सही तरह से यूवी अनरैप नहीं हुआ। यूवी अनरैप का क्या मतलब है कि बेसिकली टेक्सचर की जो इस पर प्रोजेक्शन है, अगर मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि लेट्स से जो टेक्सचर है वो एक बेसिकली 2D इमेज है और ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, राइट। तो 2D इमेज 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर रैप किस तरह हो रहा है उसको बेसिकली यूवी अनरैपिंग कहते हैं। अब इसका बहुत ही आसान सा तरीका जो है, ज़्यादा डिटेल में यूवी अनरैपिंग की नहीं जाने वाले अभी, लेकिन ये है कि इसका आसान तरीका सिंपली जो ये टैब दबा के आप एडिट मोड में जाएँ,
ए दबा के सेलेक्ट ऑल करें, उसके बाद आपने यू दबाना अपने कीबोर्ड पे। यू से क्या होगा, यूवी अनरैपिंग वाला मेन्यू खुलाएगा और आपने यहाँ पे आके सिंपली स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट को दबा देना है और आपने अनरैप को दबा देना है। अगर हम दोबारा टैब दबा के एडिट मोड से बाहर निकलें, और ऑल्सो लेट मी टर्न ऑन स्क्रीन कैस्ट कीज़ बिकॉज ये ताकि आपको नज़र आए कि मैं क्या क्या दबा रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं अब जो टेक्सचर है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी भी कुछ कुछ जगहों पे सीम्स हैं, कुछ जगहों पे लाइंस हैं जो कि अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन हम अपनी कैमरा को इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं कि ये लाइंस विजिबल ना हो, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट पहले से तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, काफ़ी ऑप्शंस कुछ चीज़ों में अच्छे लगेंगे, काफ़ी ऑप्शन नहीं चलेंगे, कुछ चीज़ों में आप क्यूब प्रोजेक्शन भी इस पर कर सकते हैं। क्यूब प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं इनफैक्ट थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। हाँ, क्यूब प्रोजेक्शन मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर है, लेकिन डिफरेंट तरह के जो ऑप्शन है उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं आप इस पर। इनफैक्ट आई थिंक इस सिचुएशन में ना सिलेंड्रिकल पोजीशन जो है, सॉरी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज हमने एक सिलेंडर से शुरू किया था, राइट। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, जो आपको समझ आए आप वो लगा दें। मेरे ख्याल में जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ वो एक सिलेंडर प्रोजेक्शन होने वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी यूवी अनरैपिंग भी हो चुकी है और हमारा मटेरियल जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम मटेरियल जो है अगला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसका जो बेस है, बेस पे मटेरियल अप्लाई करना काफ़ी इजी होगा। सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे मटेरियल को, सॉरी इस ऑब्जेक्ट को, और हम न्यू पे दबा देंगे यहाँ पे मटेरियल में, ताकि एक नया मटेरियल एक क्रिएट हो जाए। अब इसका नाम देता हूँ मैं वाइट, ठीक है, बिकॉज ये वाइट मटेरियल होगा। अब इसको मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँगा, सही है। और अब हमने फेस सेलेक्ट मोड में जाके वो सारी जगहें सेलेक्ट करनी होंगी जो ब्लैक होंगी बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स से हम ये सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा के रखें अपने कीबोर्ड पे, और सारी बारी बारी इस तरह से। आपको अगर चेस का लेआउट पता है तो आपको आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज़ आप एक पिक्चर भी खोल सकते हैं। लेकिन या सो इस तरह से आपने ऑल्टरनेट्स को सेलेक्ट करना है, जिस तरह से आप एक चेस बोर्ड में देखते हैं, सही होगा। तो इस तरह का चेस बोर्ड का आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपने करना कि आपने यहाँ पे प्लस दबाना है, ठीक है। प्लस दबा के आपने न्यू को दबाना है, से और ये मटेरियल जो है इसको अगर आप इसमें अंदर जाके मटेरियल 2 में अंदर जाके आप असाइन को दबाते हैं ना, तो ये मटेरियल इन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। अब अगर आप इसका बेस कलर चेंज करें, फॉर एग्जांपल ब्लैक करें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ जो सेलेक्ट हुए हुए हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ ब्लैक हो जाएंगे, सही है। तो ये अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर निकलूँ तो फिर आप देखेंगे फिर भी हमारे जो मटेरियल्स हैं वो अप्लाई इस तरह से हो चुके हैं कि एक वाइट मटेरियल है जो सिर्फ कुछ हिस्सों को अप्लाई हुआ है, और एक ब्लैक मटेरियल है जो बाकी हिस्सों को अप्लाई हुआ है। तो इसको अगर नाम मैं ब्लैक रख दूँ तो ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। अब हमने करना क्या है, हम चाहते हैं कि ये अभी तो बिल्कुल ही सॉलिड वाइट और सॉलिड ब्लैक है, हम चाहते हैं कि थोड़ा मार्बल का इस पर भी टेक्सचर आए, थोड़ी मार्बल वाली फील आए इस पर। तो वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हमने सिंपली ये करना होगा कि हमने चेस पीस को सेलेक्ट करना होगा, शेडिंग मोड में जाएंगे हम, और यहाँ पे आके ये जो अल्बीडो टेक्सचर है ना, मेन सारा कमाल इसी का है। इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और फिर हम इनफैक्ट यहीं पे शेडिंग मोड में ही रह के अगर हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे मटेरियल मोड में आके हम लेट से पहले वाइट को सेलेक्ट करें, तो वाइट में हम अगर यहाँ पे पेस्ट करें वो जो हमने मार्बल का मटेरियल सेलेक्ट किया था, तो फिर हम बेसिकली इसको इसमें प्लग इन करके जो भी वाइट वाले एरियाज़ होंगे उन पे हम मार्बल का मटेरियल अप्लाई कर देंगे। समझ रहे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें एक चीज़ करूँगा कि मैं बिल्कुल टॉप व्यू में जाऊँगा। टॉप व्यू में जाके ना मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाके और सबको सेलेक्ट करके यू दबा के मैं करूँगा एक चीज़, इसका नाम होता है प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू का मतलब ये है कि जो बेसिकली ये 2D टेक्सचर जो है ना, ये इसी तरह अप्लाई हो जाए, इसी तरह प्रोजेक्ट हो जाए जिस तरह हमें नज़र आ रहा है अपने सीन में, सही है। तो मैं यू दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर दूँगा, जिससे ये इसकी यूवी अनरैपिंग जो है वो भी हो जाएगी। यूवीज़ भी अच्छे लगेंगे, सही है। और आप देख सकते हैं कि मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा मसला है। मसला ये है कि जो मटेरियल का साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इतना मार्बल फील नहीं हो रहा। तो उसका हल सिंपली एक है कि हमने यूवी एडिटिंग में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि इसका जो अगर मैं थोड़ा आगे ले जाके इसका ये जो मोड है ये हम ऑन कर देंगे, जो मटेरियल प्रीव्यू मोड है, ताकि हम देख पाएँ कि हो क्या रहा है। और हम थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे यहाँ पे इतना, ठीक है। अब ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो सेलेक्ट हुए हैं ना, अगर मैं ए दबा के यहाँ पे सेलेक्ट करूँ वो यहाँ पे भी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा बोर्ड है। तो अब इस बोर्ड को हम सेलेक्ट करके सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके यहाँ आप ए भी दबा सकते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए। इसको हम स्केल अप करेंगे। जब हम इसको स्केल अप करेंगे ना तो मटेरियल जो होगा वो हमारे इस पर छोटा होता जाएगा। आप ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जितना हम इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, उतना हमारा मटेरियल छोटा होता जाएगा, समझ रहे हैं।
तो इस तरह से अगर आप एक से ज़्यादा बड़ा कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर इतना बड़ा कर देंगे तो बीच में एक लाइन्स आएंगी और वो मटेरियल जो होगा वो रिपीट होगा। तो हम वो नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि मटेरियल थोड़ा यूनिफॉर्म रहे। तो इसलिए हम जितना रफली इसके बराबर कर सकें वो हम करें। सही है, समथिंग लाइक दैट। और अब अगर मैं वापस लेआउट मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इस पर मार्बल का इफेक्ट आ रहा है। आप लोगों को होपफुली नज़र आ रहा हो, लेकिन काफ़ी मेरे ख्याल अच्छा लग रहा है। अब हम शेडिंग टैब में जाके इसकी रफनेस जो है वो भी थोड़ी कम कर सकते हैं मार्बल के हिसाब से। तकरीबन 0.2 कर दें अगर हम, तो मेरे ख्याल है ये बेहतर लगेगी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट थोड़ी और भी हम कम कर सकते हैं ऐसे, 0.06 कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मार्बल की तरह शाइनी भी हो गया। सही है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब हम सेम एग्जैक्ट चीज़ जो है वो करेंगे ब्लैक मटेरियल के साथ, बिकॉज हमने वाइट के साथ जो किया वो हमने ब्लैक वाले को भी वही उसी तरह का देना है कलर। तो हमने इसको कॉपी करना है दोबारा से और ब्लैक में जाके हमने इसे पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर हम प्लग इन करें इसे डायरेक्टली तो आप देख सकते हैं ब्लैक वालों का भी कलर वही वाइट वाला हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। हम चाहते हैं कि इसका ये इफ़ेक्ट सिमिलर हो लेकिन कलर इसका ब्लैक हो। तो हमने यहाँ से ड्रैग आउट करके हमने एक नोट सर्च करना है इन्वर्ट के नाम से, इन्वर्ट कलर। अगर हम ये यहाँ पे ऐड करते हैं तो होगा ये कि बेसिकली वो जो कलर होगा वो उसका इन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है इन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, राइट। इसमें काफ़ी हिस्से जो हैं जो वाइट हैं, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए हम करेंगे क्या, इन्वर्ट करने के बाद इसकी हम एक और इसका नोड निकालेंगे आगे से, वो होगा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट नोड, ठीक है। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो हम इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम कर सकते हैं और इसे काफ़ी हम डार्क बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसके लिए हम इसकी कॉन्ट्रास्ट भी जो है वो कम करेंगे और ब्राइटनेस भी ज़्यादा कम करेंगे, समथिंग लाइक दैट। कॉन्ट्रास्ट और कम, थोड़ी सी मेरे ख्याल में ब्राइटनेस और कम, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें जो है वो लुक आ रहा है। और थोड़े से जो इसमें स्मजेस हैं और ये जो थोड़ा मार्बल वाली फील है वो ज़्यादा इसे थोड़ा रियलिस्टिक भी दिखा रहा है उसकी वजह से। तो और इसकी रफनेस जो है वो भी हम उतनी ही करेंगे जितनी बाकी पीसेस की थी। और आप देख सकते हैं हमारा चेस बोर्ड जो है वो तैयार हो चुका है और काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं शायद करना चाहूँ, वो ये करना चाहूँ कि इसको यूवी एडिटिंग में जाके मे भी थोड़ा मैं इसे बड़ा कर दूँ ताकि जो क्वालिटी है टेक्सचर की वो बेहतर आए। क्योंकि इस पॉइंट पे आई फील लाइक क्वालिटी काफ़ी कम आ रही थी। और इवन दो रिपीट होगा कुछ कुछ बॉक्सेस में ना, आपको थोड़ी लाइन नज़र आएगी, लेकिन मेरे ख्याल है वो उसको हम कैमरा से थोड़ा सा हटा सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि ज़्यादा विजिबल ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अगेन अगर आपको वो वाला बेहतर लग रहा था पहले वाला, तो यू कैन फील फ्री टू डू दैट इन योर प्रोजेक्ट, लेकिन मैं अपना प्रोजेक्ट में अभी इसे इसी तरह रखने वाला हूँ। सही है, तो हमारी टेक्सचरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा सबसे पहले तो हमारा सीन बिल्ड आउट करना, ठीक है। हम पूरा सीन बिल्ड आउट करेंगे, बाकी जो पीछे वो हैं पॉन्स वगैरह दूसरे हैं वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। और उस सब के हो जाने के बाद हम सिंपली इसके लाइटिंग करेंगे इसकी, और इसको हम रेंडर करेंगे फिर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा हमारा सीन बिल्ड आउट करना। अच्छा, यूजुअली सीन कॉम्पोजिशन करने के कुछ मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप पहले अपने एक कैमरा ऐड करें अपने सीन में और इसके हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड करें, और बेसिकली आप उस कैमरा एंगल से शॉट को अच्छा दिखाएं। बाकी वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि असल में कैसी लग रही है, राइट। उसके अलावा एक और तरीका ये भी होता है कि आप अपने सीन को पहले पूरा बना दें, उसके बाद मल्टीपल कैमरा एंगल से आप देखेंगे कि कौन सा कैमरा एंगल जो है बेहतर लग रहा है। अब इस सिचुएशन में हम पहला वाला ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं कि हम कैमरा पहले ऐड करेंगे, उसके अलावा फिर इर्द गिर्द उसके बेसिकली इस तरह के ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे कि ताकि वो अच्छा लगे सीन। तो सबसे पहले हम ऐड में जाते हैं और ऐड में जाके हम एक कैमरा ऐड करेंगे लाइक दैट, और फिर हम बेसिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम व्यू में जाके लॉक कैमरा टू व्यू कर दें, ठीक है। और फिर हम इस कैमरा वाले बटन को दबाएंगे ताकि हम कैमरा के अंदर चले जाएं और हम कैमरा को मूव कर पाएँ और हम सही से प्लेस कर पाएँ उसे, ठीक हो क्या। अब हम कैमरा को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स में जाके हमने पहले तो इसकी फोकल लेंथ जो है तकरीबन 70-75 के आसपास रखनी है। अब फोकल लेंथ कैमरा की क्या होती है इसमें ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाने वाला, बिकॉज अगेन ये थोड़ा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाले इसमें आ जाता है। लेकिन जनरली ये होता है कि जितना मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, अगर इसकी फोकल लेंथ जो है 10 हो, बहुत ही कम हो, तो ये वाइड एंगल वाला इसमें फील आएगी। लेकिन अगर इसकी फोकल लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो, लेट से 200 हो, ठीक है, तो फिर इस तरह पोर्ट्रेट शॉट्स नहीं होती जिसमें सब कुछ ब्लर हुआ होता है पीछे बैकग्राउंड में, उस तरह की फिर फीलिंग आएगी इसमें। तो आपने उस हिसाब से अपना एडजस्ट करना है। मैं इसे तकरीबन 75 के आसपास रखने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी अ गुड वैल्यू, और मेरे ख्याल ये ठीक है इतना। उसके अलावा एक और चीज़ करूँगा कि यहाँ पे आउटपुट में जाके
जिसकी रेजोल्यूशन एक्स और वाई है, इससे आप अपना एस्पेक्ट रेशियो कैमरा का चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं लेट्स से वाई को इंक्रीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक वर्टिकल शॉट बन जाएगी इंस्टेड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल शॉट। अब मैं चाहता हूँ कि तकरीबन ये 1920 बाय 1920 ही हो, ताकि बेसिकली एक स्क्वायर मुझे फ्रेम मिल जाए। सही है। अब आप ऑब्वियसली एक हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यूजुअली अपना काम मोस्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं स्क्वायर या फिर वर्टिकल की तरफ ही मोस्टली जा रहा होता हूँ। तो मेरे ख्याल यहाँ पे मेरा कैमरा प्लेस होगा, इस तरफ मेरा ये जो है पॉन आ जाएगा, मेरा जो चेस्ट पीस। और इसके अलावा ये है कि बाकी पॉन्स बाकी पीसेस जो हैं चेस्ट पीसेस आगे पीछे होंगे। वो थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा दिखाते हैं इस तरह से। आई थिंक मेरे ख्याल यहाँ पे मुझे अपना कैमरा जो है वहाँ पे लॉक कर देना चाहिए। और जब आपकी पोजीशन जो है कैमरा की वो आपने जब डिसाइड कर ली हो, तो आपने यहाँ पे अनलॉक कर देना है कैमरा टू व्यू को। इसका आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे भी उन्होंने ऐड कर दिया है, यहाँ पे आप सिंपली अनलॉक और अनलॉक कर सकते हैं आराम से। तो इसको मैं वापस बंद कर दूँगा। लेकिन अब मैं अगर अपने कैमरा को मूव करूँ, अपने व्यू पोर्ट को मूव करूँ, तो आप देख सकते हैं कैमरा मेरा वहीं पर रहेगा और मेरे साथ मूव नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, हम दो बेसिकली व्यू पोर्ट्स यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने पहले प्रोजेक्ट में भी की थी जो बिगिनर कोर्स में। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और वर्टिकल स्प्लिट करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दो व्यू पोर्ट्स बना सकता हूँ, जिसमें एक व्यू पोर्ट जो कि इसमें मैं कैमरा को देख रहा हूँ और दूसरी व्यू पोर्ट से मैं एक्चुअली चीज़ें प्लेस करूँगा और सारा कुछ करूँगा। सही है। फ़िलहाल के लिए हम आई थिंक दोनों में नॉर्मल वाले मोड में चले आते हैं। सही है। इनफैक्ट एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें भी इसी में रहता हूँ, इसमें इसी मोड में रहता हूँ, लेकिन इस वाले मोड में मैं उसमें चला जाऊँगा, नॉर्मल शेडिंग में चला जाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अब मैं क्या करूँगा कि बेसिकली मैं इसी पीस को ना बेसिकली डुप्लिकेट करके और डिफरेंट जगहों पे प्लेस करूँगा ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे। तो एक तो यहाँ पे पीस हो गया हमारा। सही है। मेक श्योर करें कि ये उसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर ही खड़ा हो। शिफ्ट डी दबा के मैं इसे डुप्लिकेट करूँगा और एक मैं प्रॉब्ली यहाँ पे ले आऊँगा। अब इसे करीब लाने की वजह जो है वो मेनली ये है कि बेसिकली जब यहाँ पे मैं कैमरा को फोकस करूँगा ना, तो इसका फोकस पॉइंट जो होगा या फोकस प्लेन जो होगा वो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे होगा। तो जितना ये इससे दूर होगा ना ऑब्जेक्ट से, उतना ज़्यादा ब्लर होगा। से अगर मैं बिल्कुल ही से यहाँ पे करीब ले जाऊँ इसके, तो ये बिल्कुल ब्लर नहीं होगा, ये बिल्कुल ही फोकस में रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह का ले आऊँ, इससे ऐसे ले आऊँ फॉर एग्जांपल, तो फिर ये बेसिकली ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पे ऐसे प्लेस करता हूँ। अब इसके पीछे और जो है लेट्स से मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ एक और। ठीक है। अब हम अपने रेफरेंस को भी देख सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं थोड़े बड़े पीसेस भी अवेलेबल हैं हमारे पास। तो मैं काम करूँगा कि मैं इसी पीस को सेलेक्ट करके एस दबा के और जी दबा के स्केल अप करूँगा जी एक्सिस में, ताकि बेसिकली ये लगे कि जैसे कोई बड़ा पीस है ये, लेकिन असल में तो पॉन ही होगा। लेकिन हमें डिफरेंस फील नहीं पता पता नहीं लगेगा डिफरेंस हमें। इसकी वजह ये है कि बिकॉज बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लर होगा, तो इसलिए हमें फील नहीं होगा इतना। मेरे ख्याल यहाँ ही प्लेस करते हैं इस तरह से। इसी को डुप्लिकेट करके हम यहाँ भी लगा देते हैं और फिर इसको डुप्लिकेट करके हम प्रॉब्ली यहाँ कहीं पीछे लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल ये अच्छी खासी पीसेस हमने ऐड कर दिए हैं। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं ये बेसिकली वाइट हुए हैं। ठीक है। तो सारे तो ऑब्वियसली वाइट पीसेस नहीं होंगे ना। तो ये जो पीस है इसको लेट से मैं सेलेक्ट करके इसमें मटेरियल में दूसरा लगा दूंगा। ब्लैक वाला मटेरियल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये जो फ्लोर पे हमने ये जो लगाया था वही मटेरियल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मटेरियल्स में जाके आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ब्लैक का सेलेक्ट कर दें। तो ब्लैक हो गया। अब लेट्स से मेरे ख्याल ये पीछे वाला ये भी ब्लैक कर देते हैं हम। सही हो गया। तो हमारी जो हमारी कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी बहुत सही लग रही है मेरे ख्याल है, और हमें एक सॉर्ट ऑफ एक अच्छी फीलिंग जो है वो इस इमेज से लाइक थोड़ा वो लग रहा है, जैसे कह सकते हैं थोड़ा एस्थेटिक लग रहा है। अब ऑब्वियसली पीछे वाले ब्लर होंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, लेकिन आई थिंक अभी के लिए हमारा जो सीन है काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ी सी मेरे ख्याल है ठीक है पोजीशन, हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अभी के हिसाब से आई थिंक सही होनी चाहिए। थोड़ा मैं इसे इस तरह से पतला कर दूँ ताकि थोड़ा बेहतर लगे। मेरे ख्याल है सही हो गया। ठीक है। तो हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो हो चुकी है। अगेन दो तरीके थे, यहाँ तो आप सारे पीसेस को पहले ऐड करें फिर कैमरा ऐड करें, या फिर आप पहले कैमरा ऐड करें और उसके हिसाब से आप पीसेस एडजस्ट करें। तो मैं तो ये अभी जो हमने मेथड किया है ये वाला ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है, लेकिन काफ़ी लोग दूसरा मेथड भी यूज़ करते हैं। तो आपको जो मेथड समझ आए आप वो यूज़ करें, कोई इसमें सही गलत की बात नहीं है। तो क्या कॉम्पोजिशन होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा लाइटिंग। अच्छा, अब लाइटिंग के साथ शुरू करते हैं हम। लाइटिंग में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने पहले जो बिगिनर कोर्स में जिस तरह की लाइटिंग सीखी थी कि आप ऐड में जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आके लाइट्स में जाएंगे और आप डिफरेंट तरह की लाइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। वो तो लाइटिंग का तरीका है ही आपके पास। ठीक है।
लेकिन अब एडवांस कोर्स में मैं आपको एक नई चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बेसिकली HDRI लाइटिंग सिखाना चाह रहा हूँ। HDRI लाइटिंग का मतलब ये है कि बेसिकली आप एक इमेज लेते हैं, ठीक है? एक 360 डिग्री इमेज होता है, सही है? मतलब जिसमें इर्द-गिर्द सराउंडिंग्स पूरी आपकी किसी भी सीन की कवर्ड होती हैं, सही है? और उस इमेज से ना बेसिकली जो लाइट निकल रही होती है, उस लाइट को यूज़ करते हुए आप अपनी सीन को लाइट करते हैं। अब मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्या मतलब है इसका, आई नो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसके, जिससे आपको काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है? काफ़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे HDRI मैंने सर्च किया और मैं इमेजेस में आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो सीन्स हैं ना, डिफरेंट तरह के नेचुरल सीन्स हैं असल दुनिया के, उनकी तस्वीरें ली हुई हैं, लेकिन तस्वीरें इस तरह की ली हुई हैं कि बेसिकली 360 डिग्री की तस्वीर लेके उसको एक फ्लैट इमेज पे उन्होंने लगा दिया है, ठीक है? अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रास भी आ रही है, स्काई भी आ रही है और एक सन आ रहा है, राइट? तो इसमें जो लाइट सोर्सेज है ना, इसमें लाइट सोर्सेज मेनली होंगे आपके सन हो गया, सही है? और जो स्काई से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है वो भी होगी, सही है? उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सन है, जो बिल्डिंग्स रिफ्लेक्ट करके लाइट हमें दे रही है, ज़मीन जो रिफ्लेक्ट करके हमें लाइट दे रही है, स्काई जो लाइट रिफ्लेक्ट करके दे रही है, उस सारी लाइट को यूज़ करते हुए आप एक 3D ऑब्जेक्ट को लाइट करोगे। अब ये जो लाइटिंग का तरीका है, HDRI लाइटिंग जो कहते हैं इसे, ये काफ़ी सिचुएशंस में एक बेहतर और एक ज़्यादा रियलिस्टिक तरीका होता है कंपेयर टू एडिंग योर लाइट्स मैन्युअली। और इसमें होता है कि ये ज़्यादा आसान भी होता है सेटअप करना। तो मैं आपको सिखाऊंगा इसका तरीका। सबसे पहले तो हमें HDRI लेने पड़ेंगे। अब HDRI का एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप नॉर्मली किसी भी इमेज को राइट क्लिक करके उसे सेव इमेज एज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप करेंगे तो आपको ये JPEG इमेज मिलेगा। अब ये JPEG जो है HDRI का फॉर्मेट नहीं होता। HDRI का फॉर्मेट होता है .HDRI या फिर .EXR। ये दो मेन फॉर्मेट्स होते हैं, फाइल फॉर्मेट्स, जिनमें आपको HDRIs लेने होते हैं। तो आपको सबसे बेस्ट जो HDRIs मेरे ख्याल में जो मिलेंगे और जो फ्री HDRIs मिलेंगे वो आपको अगेन पॉलीहेवन पे मिलेंगे। ये वही वेबसाइट है जहाँ से हम पहले टेक्सचर्स लेने आए थे, अब यहाँ पे हम HDRIs लेने आएंगे। तो आपने सबसे पहले polyhaven.com पे जाना है, नीचे जाके पहले हम टेक्सचर्स में गए थे, अब हम जाएंगे HDRIs में। तो HDRIs में आप चले गए और यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट तरह के सीन्स, आपको डिफरेंट सीन्स हो गए, डिफरेंट चीज़ें हो गई, वो आपको मिलेंगी। अब जब आप अपनी सीन के लिए HDRI ढूंढेंगे ना, तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप अपनी सीन में जाएँ और ज़रा आप ये सोचें कि यार ये जो लेट से एक चेस बोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, चेस के पीसेस पड़े हुए हैं, ये किस इन्वायरमेंट में पड़ा होगा? क्या ये बाहर किसी ग्रास की फील्ड में या किसी जंगल में पड़ा होगा? नहीं ना, मतलब कम चांसेस हैं, रख सकते हैं आप, लेकिन रियलिस्टिक नहीं लगेगा वहाँ पे अगर आप वो ऐड कर देंगे HDRI। ऑन द अदर हैंड अगर आप सोचें कि कहीं बाहर सिटी के बीच में कहीं पड़ा होगा, वो भी कम चांसेस है कि पड़ा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि ये किसी घर के अंदर, किसी कमरे के अंदर एनवायरनमेंट में पड़ा होगा, राइट? और हम वही बनाना चाह रहे हैं। अगर आप ऑब्वियसली एक जंगल में बनाना चाह रहे हैं तो आप जंगल का HDRI ऐड करेंगे, लेकिन इन मोस्ट केसेस आप जो रियलिस्टिक जो जगह होगी जहाँ पे आपको उस तरह के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, वो आपने उस तरह के HDRIs लगाने होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा मैं और मैं आप सर्च करूँगा लेट्स से इंडोर। इंडोर में आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत तरह के इंडोर सेटिंग्स अवेलेबल है। प्रॉब्ली ये जो है ये मुझे सही लग रहा है। एम्प्टी प्ले रूम है, यहाँ पे टेबल टेनिस भी पड़ी हुई है और यहाँ पे पॉसिबल है कि कहीं पे साइड में एक चेस का बोर्ड भी पड़ा हो। तो काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी सॉर्ट ऑफ जो समझ आने वाली बात है वो है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्वालिटी सेलेक्ट करूँगा। क्वालिटी जितना हाई आप जा सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी बेहतर क्वालिटी होगी, ज़्यादा आपको बेहतर बैकग्राउंड मिलेगा। बिकॉज़ ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये लाइटिंग भी देगा और प्लस में साथ साथ ये जो पीछे बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में आपका HDRI जो है नज़र भी आएगा, जिसकी वजह से आपका जो बैकग्राउंड है बहुत रियलिस्टिक लगेगा और इसी की वजह से आपकी क्वालिटी भी मैटर करती है। तो मैं कहूँगा एटलीस्ट 8K तो करें ही करें, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा 24K तक जाएँ अगर आपका कंप्यूटर इजाज़त देता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं साइज़ जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 GB जितनी साइज़ हो गई है। तो मैं भी नहीं करने वाला ये इतना, तो 16K मेरे ख्याल अच्छा रहेगा। फॉर्मेट आप या तो EXR सेलेक्ट करें या तो HDR सेलेक्ट करें, फ़र्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ख्याल में HDRI जो है इसमें सही रहेगा ब्लेंडर के हिसाब से। तकरीबन 400 MB की डाउनलोड है, तो मैं इसे डाउनलोड करूँगा और ठीक है, मैं इसे होने दूंगा। जब ये हो जाएगी तब हम इसे अप्लाई करना सीखेंगे। तो जब आपका HDRI डाउनलोड हो जाएगा, आपने क्या करना है, आपने ब्लेंडर में आना है। ब्लेंडर में आने के बाद यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट का वो है ना ऑप्शन, वर्ल्ड ऑप्शन कहते हैं, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इसे बेसिकली। आपने यहाँ पे आना है और ये जो कलर का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप कोई भी टेक्सचर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी HDRI अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जो येलो डॉट है इसको आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे आना है एनवायरनमेंट टेक्सचर में। एनवायरनमेंट टेक्सचर बेसिकली HDRI का ही एक और नाम होता है। तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने ओपन को दबा के और आपने बेसिकली सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपका HDRI जो है डाउनलोड हुआ वो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल ये था एम्प्टी प्ले रूम के नाम से। इसको मैं ओपन इमेज करूँगा और अभी आप देख सकते हैं कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि बेसिकली हम रेंडर्ड मोड में नहीं है। अगर हम रेंडर्ड मोड में जाते हैं, जैसे यहाँ पे जाके देख सकते हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में मैं हूँ। अगर मैं रेंडर्ड मोड में जाऊँ तो आप देखेंगे कि हमारी लाइटिंग अप्लाई हुई भी होगी,
थोड़ा सा देर लेगा ये, लेकिन होपफुली हो जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में नज़र भी आ रहा है हमारा इन्वायरमेंट, और लाइटिंग भी हल्की फुल्की आ रही है इस पर। अब ये ऑब्वियसली अच्छी नहीं लग रही लाइटिंग, इसकी वजह ये है कि बेसिकली अभी हम ईवी रेंडर इंजन के अंदर है। रेंडर इंजन हमने बिगिनर कोर्स में सीखे थे कि बेसिकली दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक ईवी रेंडर इंजन होता है और एक साइकिल्स रेंडर इंजन होता है। तो हमने यहाँ पे रेंडर इंजन में जाके इसे चेंज करना है साइकिल्स पे। साइकिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, लेकिन उसमें रेंडर टाइम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ईवी जो है ऑन द अदर हैंड वो एक रियल टाइम रेंडर इंजन है। तो डिवाइस जो है उसको जीपीयू सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके कंप्यूटर में एक जीपीयू है तो आप भी वो सेलेक्ट करें। और आप देख सकते हैं हमारा सीन जो है काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। अब इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें, वो ये है कि हमने सबसे पहले तो कंट्रोल बी दबा के ये रेंडर रीजन में स्पेसिफाई कर दूंगा, जिससे होगा ये कि थोड़ी रेंडरिंग मेरी फास्ट होगी और बाहर वाला हिस्सा जो है हमारा वो रेंडर नहीं होगा। और अब हमने करना ये कि हमने बेसिकली इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करनी है और हमने फोकस बेसिकली फोकस ऐड करना है, जिससे होगा ये कि हमारा बैकग्राउंड वगैरह जो है वो ब्लर हो जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हैं अभी ये भी फोकस में है, ये भी फोकस में है, सब कुछ फोकस में है, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम कैमरा में जाएंगे, कैमरा में नीचे जाके डेप्थ ऑफ फील्ड को हम ऑन करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होती है। और एक और चीज़ मेरे ख्याल में मुझे जो करनी चाहिए वो है कि मेरी फोकल लेंथ को थोड़ा सा मैं और बढ़ाऊँगा, समथिंग लाइक 120 शुड बी गुड। और मैं इसको लॉक करके, कैमरा टू व्यू लॉक करके थोड़ा सा और इसे हल्का सा टाइट शॉट बना दूंगा इस तरह से। थोड़ी सी फ्रेमिंग में अपनी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि मेरा और कुछ सीन में मुझे चेंज नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ मेरा वही चेंज। और इसको हल्का सा जी शिफ्ट जी दबा के थोड़ा सा यहाँ मूव करूँ ताकि ये ज़्यादा थोड़ा फ्रेम में आए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा ताकि। और हल्का से इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना फोकस सेट करते हैं, बिकॉज हमने डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन की है, लेकिन आप देख सकते हैं सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। यहाँ तो आप अपना डिस्टेंस जो है वो मैन्युअली सेट करें, तो इसे बेसिकली चेंज करते रहें जब तक आपका ऑब्जेक्ट फोकस में आ जाए। लेकिन वो यूजुअली इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। जो बेहतर ऑप्शन जो लोग प्रेफर करते हैं वो होता है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। अब फोकस ऑन ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप इसमें इस बटन को दबा के, ये जो आई ड्रॉपर टूल है इसको सेलेक्ट करके कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सीन में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाएगा। लेकिन इसका मसला एक होता है कि बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं टॉप व्यू में जाऊँ, ये ऑब्जेक्ट जो है इसका सेंटर पॉइंट ये है ना। अब ये पॉइंट फोकस में होगा, लेकिन अगर आप की डेप्थ ऑफ फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा है तो ये वाला पॉइंट जो होगा या ये वाला पॉइंट होगा ये भी ब्लर हो सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट चाहिए होता है जो फोकस में होगा, उसके इर्द गिर्द वाली चीज़ें ब्लर होती हैं। तो इसका एक हल जो है वो हल ये है कि हमने ऐड में जाना है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करना है प्लेन एक्सिस के नाम से। प्लेन एक्सिस हम इसलिए ऐड करें क्योंकि हम फिर इससे बेसिकली इसको यहाँ पे प्लेस करके, लाइक बिल्कुल ही कैमरा के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पे प्लेस करके, इनफैक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा मेन, वो दूसरा वाला था, यहाँ पे प्लेस करके, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हम फोकल ऑब्जेक्ट बना देंगे, जिससे होगा यह कि सिर्फ ये आगे वाला हिस्सा जो है ना ये सबसे ज़्यादा क्रिस्प फोकस में होगा, जो कि एग्जैक्टली वो चीज़ है जो हम चाह रहे हैं। सही है। तो हमने करना है, हमने वापस कैमरा में जाना है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली फोकस में होगा। और यूजुअली ये होता है कि आप फोकस के लिए एक अलग से एम्प्टी बनाते हैं, जिससे आप फोकस अपना एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल यहाँ पे मूव करते हैं ऐसे। अब अगेन इससे फ़ायदा एक और ये भी है कि हम इसको लेट से जी और शिफ्ट जी दबा के अगर पीछे मूव कर लें तो वो वाला हिस्सा फोकस में आ जाएगा, आगे मूव कर लें तो ये वाला हिस्सा फोकस में आ जाएगा। जहाँ पे भी हम अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे फोकस हमारा वहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी पे आ गई है। तो अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं, लेट से शुरू में ब्लर हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता फोकस में आ जाए, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। वो हम आगे चल के ज़्यादा एनिमेशन वगैरह सीखेंगे, फिलहाल आप उसकी डिटेल में ज़्यादा ना आ जाएँ। वापस हम कैमरा में आते हैं। और अब एक और चीज़ मैं जो नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि आप देख सकते हैं इस इमेज में ना जो ब्लरीनेस थी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इस इमेज में बहुत कम ब्लरीनेस है, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा ब्लर हो। उसका तरीका सिंपली है कि ये जो एफ स्टॉप वैल्यू है ना, एफ स्टॉप वैल्यू क्या होता है, जितनी कम वैल्यू होगी ये, लेट से अगर 2.8 की जगह पर लेट से अगर 1.2 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड ब्लर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसकी मेरे नहीं ख्याल कोई लिमिट होती है, आप जितना कम करना चाहें कर सकते हैं इसे आराम से। तो अगर यहाँ तक मैं ले आऊँ, इससे 0.4 तक ले आऊँ, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये पीछे वाला हिस्सा ब्लर हो चुका है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले से। तो अगर मैं ये दोनों गाइड जो हैं इनको भी ऑफ़ कर दूँ तो आपका रेंडर जो है काफ़ी बेहतर लगेगा। और अगर मैं रेंडर सेटिंग्स में जाके डी नॉइज़ ऑन कर दूँ, जिससे क्या होगा कि मेरा थोड़ा नॉइज़ कम हो जाएगा मेरा। तो आप देख सकते हैं मेरा सीन ओवरऑल जो है, हमारा सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका नॉइज़ थ्रेशोल्ड मैं ऑफ़ कर दूँगा, बिकॉज नॉइज़ थ्रेशोल्ड की वजह से एक पॉइंट पे जाके रेंडरिंग रुक जाती है, तो वो मैं नहीं चाह रहा। हम चाहते हैं कि रेंडर होता रहे ताकि हमें प्रॉपरली एक अच्छा इमेज मिले और हमें पता लगे कि हमारा सीन एक्चुअल में दिख कैसा रहा है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी
ओवरऑल अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा सा अगर आपको इसे कॉन्ट्रास्ट बूस्ट देना है या फिर थोड़ा सा बेहतर दिखाना है अपने से, तो आप सिंपली क्या करेंगे, रेंडर प्रॉपर्टीज़ में ही रहेंगे, नीचे जाएंगे ऑल द वे टू कलर मैनेजमेंट। कलर मैनेजमेंट में जाके आपने यहाँ पे जो लुक है ना, लुक को आपने हाई कॉन्ट्रास्ट कर देना है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कितना बेहतर लग रहा है और ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। एक चीज़ मैं शायद करना चाहूँ वो ये है कि अगर मैं किसी भी ब्लैक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और मटेरियल में जाके ब्लैक मटेरियल को एडजस्ट करूँ, तो मैं इसका थोड़ा सा जो है ना ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ाना चाहूँगा, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया है। तो शेडिंग में वापस जाते हैं और ब्राइटनेस -0.3 की जगह -0.25 अगर कर दें हम, तो शायद बेहतर हो जाए। और आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा कम डार्क है, जो कि बेहतर लग रहा है। और आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा कम डार्क है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर दिख रहा है। तो आई थिंक हमारा सीन जो है काफ़ी फिट लग रहा है पहले के हिसाब से। अब ऑब्वियसली जो लाइटिंग का डिफरेंस है वो ये है इसकी वजह से, क्योंकि HDRI जो मैंने इसमें यूज़ किया था वो डिफरेंट HDRI कम्पेयर टू दिस। तो आपका HDRI कौन सा आप चूज़ करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। और लेकिन मेरे ख्याल में हमारा जो अभी का रेंडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी अगर आप एक और चीज़ में करना चाहें, थोड़ी और डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ाना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। 0.3 कर दें इसे, मर्ज़ी आपकी जितनी आपने करनी है करें। लेकिन मेरे ख्याल है अगर आप बिल्कुल ही कम आ जाएंगे 0.1, तो ये थोड़ा सा फेक लगने लग जाएगा। तो 0.3 तक रखें। आई थिंक 0.3 इज़ अ गुड वैल्यू। और आप देख सकते हैं दूर से अगर हम करीब आएँ तो कितना बेहतर में, कितना अच्छा में इफेक्ट आ रहा है। और मैं कैमरा को अनलॉक कर दूंगा, थोड़ा सा छोटा में से करके देखते हैं कि ओवरऑल कैसा दिख रहा है। मे बी थोड़ा सा इसे अगर हम अनजूम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसे जूम करना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। और फ्रेमिंग वगैरह आप अपनी फ़ाइनल बना सकते हैं। मेरे ख्याल इस तरह की फ्रेमिंग जो है वो सबसे अच्छी लग रही है। अगेन एक और चीज़ आप कर सकते हैं इसमें, वो ये है कि आपने बेसिकली अपने वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में आके आप अपनी HDRI को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट किस तरह करना है आपने, वो बहुत ही आसान तरीका है उसका। आप वापस जाएंगे अपने शेडिंग टैब में, सही है। शेडिंग टैब में आगे अपने कैमरा के अंदर जाएं, रेंडर व्यू को ऑन कर दें, ताकि आप एक अच्छा आइडिया ले पाएँ कि आपका सीन कैसा दिख रहा है। थोड़ा 1 सेकंड लगेगा ये लोड होने में, लेकिन मीनवाइल वो लोड हो, हमने करना है। आप देख सकते हैं नीचे आके ना शेडिंग वाला जो ये पूरा ऑप्शन है, जहाँ पे नोड्स वगैरह आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड मोड में जाएँ तो इसमें आपका ये जो HDRI है ना, इसको भी आप ट्वीक कर सकते हैं, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब रोटेट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, आपने इसे क्लिक करना है और अपने अपने कीबोर्ड पे Ctrl+T दबा देना है। अब आपके पास ये Ctrl+T सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास नोड रैंगलर एड ऑन इनेबल हुआ हो। नोड रैंगलर एड ऑन हमने बिगिनर कोर्स में कवर किया था, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपने सिंपली एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, एड ऑन्स में जाके सर्च करना है नोड रैंगलर, और मेक श्योर करना है ये पहले से इंस्टॉल हुआ होता है, बस इसको आपने इनेबल करना होता है, ठीक है। सब इसको बटन को दबा के इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो जो आपका ये ऐड हो जाएगा, आपने अपनी रोटेशन Z वैल्यू को चेंज करना है। अब जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो लाइटिंग अपडेट होगी यहाँ पे, और जो है आपकी लाइटिंग जो है वो एडजस्ट होती जाएगी। आप इसे थोड़ा अगर और कर लें, लेट्स से 60 डिग्रीज कर लें आप, तो आप देख सकते हैं लाइटिंग कम्प्लीटली बदल गई है, राइट। बिकॉज पहले पीछे से लाइट आई थी, अब आगे से आ रही है। तो ये थोड़ा सा डिले जो है इसमें है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा वेट करके देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल में अभी तक तो शुरू में जो वैल्यू थी वही सबसे बेस्ट थी, लेकिन और भी चीज़ें करके देख सकते हैं हम। 190 थोड़ा थोड़ा रोटेट करके मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा बेहतर लगेगा। मेरे ख्याल से जो पीछे से लाइट आ रही थी ना, जो 0 डिग्री रोटेशन पे थी, वो सबसे बेस्ट थी। तो मैं वापस जाऊँगा, लेकिन आपका ये करने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि आप अपनी HDRI को रोटेट करके भी जो है लाइटिंग बदल सकते हैं। तो इसका वेट करें ज़रा वापस आने तक, और आप देख सकते हैं कितना हमारा सीन फिट लग रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा रेंडर आज का। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय भी किया हो, और आई होप आप लोगों के कोई मसले वसले ना आए। मोस्टली बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपने मॉडल करना है, ऐसे सीन बनाना है और आपने लाइटिंग करके इसे रेंडर कर देना है, ठीक है। रेंडर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली यहाँ पे रेंडर में आना है, रेंडर इमेज, और यहाँ पे आपका रेंडर जो है शुरू हो जाएगा। आपने जब हो जाए उसके बाद आपने इमेज में आके सेव एज को दबा के फिर आपने कहीं पे भी सेव कर लेना है इसे। तो ये तरीका था ये रेंडर बनाने का। आई होप हम लोगों ने सब चीज़ें कवर कर ली हों। ज़रा एक बार कंपेयर करते हैं ओरिजिनल रेंडर से। शेप जो है पॉइंट का वो ऑब्वियसली डिफरेंट है थोड़ा सा, बिकॉज इसमें मैंने कोई और रेफरेंस यूज़ किया होगा, लेकिन इसका रेफरेंस थोड़ा फ़र्क है। लेकिन आई थिंक जो आइडिया है या जो चीज़ है वो हमने सेम ही किया। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल में ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, बिकॉज ब्लेंडर में जब मैंने ये रेंडर लास्ट बनाया था उसके बाद काफ़ी अपडेट्स वगैरह भी आ चुकी हैं ब्लेंडर में, तो मेरे ख्याल है उस वजह से भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे
एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। और इस अब हम सीखने वाले हैं कि एनिमेशन किस तरह से करते हैं ब्लेंडर के अंदर। अब थोड़ा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एनिमेशन का, कि किस तरह से टाइमलाइन क्या होती है, की फ्रेम्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ हम समझने वाले हैं। अगर आपको एनिमेशन थोड़ी बहुत बेसिक आती है ब्लेंडर में तो कोई मसला नहीं है, आप ये वीडियो या तो स्किप कर लें या तो देख लें, 2x पे देख लें, कुछ ना कुछ सीख लेंगे होपफुली आप इसमें से। लेकिन ये बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। आई नो कि कोर्स एडवांस्ड है, लेकिन एनिमेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये ज़रूरी है हमारे आगे वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। सही है। तो सबसे पहले हम ये आपको थोड़ा, अगर मैं इसे ऊपर करूँ और मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊँ, तो ये जो बेसिकली चीज़ है हमारी यहाँ पे, इसको कहते हैं टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या होता है बेसिकली, ये सारे वो फ्रेम्स होते हैं। ये बाय द वे सेकंड्स नहीं है, ये फ्रेम्स हैं, ठीक है। एक सेकंड में तकरीबन 30 फ्रेम्स के आसपास होते हैं। वो आप चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बाद में डिटेल्स बताऊंगा इसकी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपकी जो एनिमेशन है वो प्ले होगी, सही है। अगर आपने कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो आपको टाइमलाइन का पता होगा। अगर मैं स्पेस बार अपने कीबोर्ड पे दबाऊँ तो आप देख सकते हैं एनिमेशन प्ले हो रही है। अब सीन ये है ना कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स आते हैं ये आप चेंज कर सकते हो बेसिकली। तो अगर यहाँ पे हम आए आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, तो आप देख सकते हैं जो फ्रेम रेट है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे सेट हुआ हुआ है। ये फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स आ रहे हैं आपके। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 24 के बजाय 240 कर दूं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलेगी, राइट। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है एनिमेशन। और ज़्यादा फ्रेम रेट के फ़ायदे कुछ होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फ़ायदा एक ये होता है कि आपके पास ज़्यादा जब फ्रेम्स होंगे ना तो आप उसे ज़्यादा स्लो डाउन कर सकते हैं। जब आप एडिटिंग करें अपनी एनिमेशन की तो आप उसे स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होगा। दूसरा फ़ायदा ये भी होगा आपके पास कि आपकी एनिमेशन ज़्यादा स्मूथ होगी, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें 24 फ्रेम्स पर सेकंड को लेट्स से 60 FPS से या 120 FPS से, तो वो अच्छी खासी जो हाई फ्रेम रेट वाली वीडियो होगी वो अच्छी खासी ज़्यादा स्मूथ होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बिकॉज आप ज़्यादा फ्रेम्स रेंडर करेंगे ना, तो आपको लेट्स से आप 5 सेकंड की अगर वीडियो आप रेंडर कर रहे हैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड में, और उसमें फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटा लग रहा है, तो जब आप 240 फ्रेम्स पर सेकंड की या 120 फ्रेम्स पर सेकंड की एनिमेशन रेंडर करेंगे ना, वही 5 सेकंड वाली, तो आपको उससे 3-4 गुना इवन 5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज आप उतने ज़्यादा फ्रेम्स जो है वो रेंडर कर रहे हो। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि अच्छा खासा टाइम जो है ज़्यादा लग सकता है रेंडर करने में। तो विद दैट बीइंग सेड टाइमलाइन हमारे पास ये है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि हो गई की फ्रेम्स। की फ्रेम्स क्या होते हैं बेसिकली? की फ्रेम्स एक तरीका होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट है, राइट, हमारे पास, अब इस ऑब्जेक्ट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी पोजीशन एक प्रॉपर्टी है, इसकी रोटेशन प्रॉपर्टी है, इसका जो स्केल है वो भी एक प्रॉपर्टी है। इसके फॉर एग्जांपल जो कैमरा है, हमारी कैमरा की जो पोजीशन है वो भी एक प्रॉपर्टी है। डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं चीज़ों की, राइट। तो की फ्रेम्स एक तरीका होता है उन प्रॉपर्टीज़ को ओवर टाइम चेंज करने का। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 0 फ्रेम पे, जो फ्रेम नंबर 0 या फ्रेम नंबर 1 फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे इस टाइम पे ये यहीं पे रहे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़े, फॉर एग्जांपल अगर फ्रेम 90 तक आके पहुँचे, ठीक है, तब ये क्या हो, तब बेसिकली इस तरफ मूव हो जाए इस तरह से। तो इसका तरीका ये होगा इसको एनिमेट करने का, यहाँ से यहाँ तक एनिमेट करने का। वो ये होगा कि सबसे पहले मैं फ्रेम नंबर 1 पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मैं क्यूब को सेलेक्ट करूँगा टू मेक श्योर के क्यूब मेरा सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद मैं दबाऊंगा आई। तो अब जब मैं आई दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक डायमंड सा शेप आ गया। और अब अगर मैं टाइम में आगे जाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 90 फ्रेम्स तक जाऊँ, या लेट से 90 तक नहीं जाते, 60 तक जाते हैं फॉर एग्जांपल, अभी फ़िलहाल 60 पे जाके मैं इसकी पोजीशन जो है चेंज कर दूँ। फॉर एग्जांपल अगर वाई एक्सिस में इधर आगे ले जाऊँ और फिर यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दूँ मैं इसे, और दोबारा से आई दबा दूँ ना, तो क्या होगा कि ये दोनों की फ्रेम्स की पोजीशन जो है वो सेट हो जाएगी। और अगर मैं वापस जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो एनिमेट हो रहा है, और मैं स्पेस दबा के एनिमेशन को प्ले कर सकता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है वो इस तरह से प्ले हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आके हमने इसकी पोजीशन समझे, रिकॉर्ड कर ली, एग्जैक्ट एक समझे तस्वीर ले ली जिसमें सारी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ समझे मतलब कैप्चर कर लिए हैं। आगे जाके इसमें जो भी चेंज करूँगा तो बेसिकली इस टाइम में वो एनिमेट होगा। अब एक और आप ये चीज़ ये भी कर सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये की फ्रेम डिलीट करूँ, सेलेक्ट करके मैंने डिलीट की दबा दी अपने कीबोर्ड पे, और लेट से आगे ले जाऊँ और साथ साथ मैं इसे बड़ा भी कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से बड़ा कर दूँ। और अब अगर मैं आई दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि उसकी जो स्केल वाली प्रॉपर्टी थी वो भी साथ एनिमेट होगी। तो अगर मैं प्ले करूँ आप देख सकते हैं की फ्रेम, जैसी की फ्रेम आगे बढ़ा तो उसकी साइज़ जो है वो भी बड़ी हो गई। सिमिलरली अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे वापस लेके जाके फ्रेम नंबर 60 पे आऊँ और लेट से आगे चले जाएँ इस तरह से वाई एक्सिस में, और रोटेट भी हो जाए एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल इस तरह से, सही है। और यहाँ पे आई दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से रोटेट हो गया, सही। अब ये यूजुअली एक चीज़ की ये होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ लेता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय द वे, आपने गौर से सुनना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो है क्यूब ये इस तरह से जाके ऐसे लाइन में जाए, ठीक है, ऐसे मतलब एक कर्व लाइन में जाए,
तो वो आप की फ्रेम्स के थ्रू ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेट से ऐसे ले जाते हैं ना, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह से उधर लेके गए थे, बिकॉज़ ये टेक्निकली सीधा ही आएगा हमेशा। ठीक है, मतलब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही लेगा हमेशा। अब एक चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि लेट से पहले फ्रेम 30 पे जाएँ, यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करें, फिर आप फ्रेम 60 पे जाएँ, ठीक है, ऐसे रखें और फिर की फ्रेम ऐड करें। लेकिन इसका मसला ये होगा, टेक्निकली चीज़ वो हो रही है, बट ये कुछ सिचुएशंस में स्मूथ होता है, कुछ सिचुएशंस में स्मूथ नहीं होता। तो अगेन टेक्निक आपको ये वाली भी आनी चाहिए कि किस तरह से आप एक कर्व लाइन में एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेहतर तरीका है वो स्प्लाइंस को यूज़ करते हुए होता है, जो कि थोड़ा एडवांस तरीका है। जब हम अपनी गाड़ी वाली एनिमेशन सीखेंगे तब मैं आपको वो वाला तरीका समझाऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल आपने कर्व एनिमेशंस हम नहीं करने वाले, हम आगे चल के इसी कोर्स में कवर करेंगे वो, ठीक है। तो एनिमेशंस का मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कोई भी चीज़ ना ब्लेंडर में, तकरीबन कोई भी चीज़ जो सेटिंग्स होती हैं उनको आप एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका कोई भी चीज़ एनिमेट करने का। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेम नंबर 1 पे जाते हैं, लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरा इसका जो कलर है ना, इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो जाए। अब बहुत अजीब सी आपको बात लगेगी कि यार यहाँ पे तो कलर तो किस तरह करेंगे हम। तो बहुत ही सिंपल है, अगर लेट से मैं मटीरियल प्रीव्यू मोड में जाऊँ ताकि हम अपना कलर देख पाएँ, तो बेसिकली होगा ये कि हमने इसको सेलेक्ट करना है, क्यूब को, फ्रेम नंबर 1 पे रहना है और हमने मटीरियल्स मोड में आना है, ठीक है। और यहाँ पे बेस कलर आप देखेंगे कि हम इसका कोई भी कलर रख सकते हैं, सही है। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे हर चीज़ के साथ, तकरीबन हर सेटिंग के साथ आपको एक साथ ये डॉट मिलेगा। अब ये जो डॉट होता है ना, ये एनिमेशन का डॉट होता है, ये की फ्रेम ऐड करने का डॉट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे यहाँ पे येलो या ऑरेंज जो भी कलर है इस पर रखता हूँ और इसको दबाता हूँ डॉट वाले को, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा और ये इसकी कलर इन्फॉर्मेशन बेसिकली स्टोर कर रहा है। तो अगर लेट से मैं आगे फ्रेम लेट से 60 पे जाऊँ और अब मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, लेट से ब्लू कर दूँ, सही है। और दोबारा से इस बटन को आपने यहाँ पे ये जो सॉर्ट ऑफ खाली डायमंड था उसको आपने दबाना है। अगर नहीं दबाएंगे तो की फ्रेम ऐड नहीं होगा, सही है। तो आपने जैसे ही वो किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही टाइम पास होगा वो उसमें ट्रांजिशन हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से आप कलर्स भी ऑब्जेक्ट से चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मेटालिक करना हो, इसे मेटालिक भी आप कर सकते हैं। लेट से फ्रेम नंबर 1 पे जाएँ, इसको ऑन कर दें, फ्रेम नंबर 60 पे आएँ या कितने भी फ्रेम्स आगे आप जाना चाहें, फ़र्क नहीं पड़ता, इसको लेट से हम बंद कर दें, सही है। मेक श्योर आपने सिर्फ ये चीज़ करनी है कि आप इस बटन को भी दोबारा से दबा रहे हैं, सही है। आप देख सकते हैं मेटालिक भी हो जाएगा और अपने हिसाब से जो भी आप एडजस्टमेंट करना चाहें आप देखेंगे कि हर सेटिंग के आगे ये डॉट होगा। और ना ही सिर्फ ये, अगर लेट से आप इवन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में आए तो आप देख सकते हैं मोस्ट सेटिंग्स के आगे, काफ़ी सेटिंग्स के आगे कुछ में ऑब्वियसली नहीं भी होगा ऑप्शन, लेकिन काफ़ी सेटिंग्स के आगे जो की फ्रेम का ऑप्शन है वो रहेगा। यहाँ पे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में भी की फ्रेम के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, तो काफ़ी सिचुएशंस में आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका है की फ्रेम्स ऐड करने का। यहाँ पे अगर आप हैं डिटेल्स पैनल में तो आपको ये डॉट दबाना है, अदरवाइज़ आपने इसको सेलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आई दबा देना अपने कीबोर्ड पे। अब मैं सारे की फ्रेम्स इसके जो है डिलीट करूँगा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि हम कैमरा की एनिमेशन किस तरह कर सकते हैं, बिकॉज कैमरा की एनिमेशन बहुत ही ज़रूरी है। मेनली हमारी जो एनिमेशन होती हैं वो इन मोस्ट केसेस कैमरा एनिमेशन होती हैं। तो हमने सबसे पहले तो ऐड में जाना है, कैमरा ऐड करनी है हमने, सही है। कैमरा के अंदर जाते हैं और हम लॉक कर देते हैं ऐसे कैमरा टू व्यू, ताकि हम कैमरा को आराम से मूव कर पाएँ। अब फॉर एग्जांपल हम इस पे लॉक करना है हमने, तो हम ऑल्ट और मिडिल माउस बटन दबाएंगे ताकि हमारा जो पिवट पॉइंट है कैमरा का वो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड हो जाए। लेट से हमने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, कैमरा को, और हमने ऐसे गा के ऐसे एक एनिमेशन बनानी है, ठीक है, इसके अराउंड ऑर्बिट करना है हमने, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे लेट से कैमरा को रखें, फ्रेम नंबर 1 पे जाएँ। इसमें आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने क्यूब को सेलेक्ट नहीं करना, आपने कैमरा को सेलेक्ट करना है, ठीक। कैमरा को आप जब आप सेलेक्ट करेंगे फिर आप आई दबाएंगे, सही है। फिर आप आगे जाएंगे टाइम में और फिर आप अपनी पोजीशन जो आप नई पोजीशन रखना चाहते हैं उस पर आप जाएंगे और आप दोबारा से आई दबा देंगे, तो ये जो पोजीशन है वो एनिमेट होगी, सही है। तो इस तरह से आप कैमरा एनिमेशंस बना सकते हैं। और लेट से अगर आपको मल्टीपल शॉट्स चाहिए, लेट से आपको एक शॉट यहाँ का चाहिए, फिर आगे आपको डिफरेंट एक एंगल का शॉट चाहिए, थोड़ा सा मैं इसे आगे कर देता हूँ, बाय द वे 80 कर देते हैं ताकि थोड़ी स्लो प्ले हो हमारी एनिमेशन, तो वो भी आप मल्टीपल शॉट्स भी कर सकते हैं। ऑल्सो बाय द वे एक प्रोजेक्ट को सेव करना मत भूलें, पहले प्रोजेक्ट में मेरा एक प्रोग्रेस आया हो गया था, तो मैं एनिमेशन इंट्रोडक्शन इस नाम से इसका रख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल शॉट्स मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। मल्टीपल शॉट्स इस तरह बनाते हैं कि आप लेट से फ्रेम नंबर 80 पे जाएं, उसके बाद आपने एक फ्रेम आगे जाना है इससे, ठीक है। मेक श्योर करें सिर्फ एक फ्रेम आगे जाएं, 80 है तो 81 पे जाएंगे
और अब आप नई जो शॉट है उसकी एनिमेशन सॉरी उसकी पोजीशन जो है आप रख देंगे। लेट्स से नई शॉट हम यहाँ से शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे आई दबाएंगे, अगेन आगे जाएंगे, लेट्स से 160 पे जाते हैं और फिर ऐसे कर दें। सही है, दोबारा से आई दबाएं तो आप देख सकते हैं कि ये पहले ये शॉट प्ले होगी, फिर फ़ौरन ही कट होके दूसरी शॉट प्ले होने लग जाएगी। सही है, तो इस तरह से चलता है ये बेसिकली। सो एक मसला आप नोटिस करेंगे कि बेसिकली इसकी जो एनिमेशन है ना हल्की से ज़्यादा थोड़ी स्मूथ इन द सेंस कि मतलब शुरू में स्पीड अप हो रही है एनिमेशन, फिर थोड़ी स्लो डाउन हो रही है आखिर में, और लिनियर तरीके से एनिमेशन नहीं चल रही। तो अगर आपके पास भी ये मसला आ रहा है और आपको ये नहीं चाहिए लुक, आपको लिनियर लुक चाहिए, तो वो भी आप आराम से अचीव कर सकते हैं। आपने सिंपली कैमरा का सिलेक्ट करना है। सही है, आपने लेट से पहले 2 की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं हम। सही है, एक की फ्रेम को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दूसरे की फ्रेम को सिलेक्ट किया ताकि दोनों हो जाए सिलेक्ट। राइट क्लिक करेंगे आपने और आप उनका इंटरपोलेशन मोड जो है ना वो चेंज करेंगे। इंटरपोलेशन मोड हम रखेंगे लिनियर, जिससे क्या होगा कि कैमरा जो एनिमेशन होगी बहुत ही लिनियर तरीके से चलेगी। और आप देख सकते हैं अब ये एनिमेशन काफ़ी पहली वाली एटलीस्ट बेहतर लग रही है। सही है, अब इसमें अगर राइट क्लिक करूँ तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, हैंडल टाइप्स हैं, आपके पास इंटरपोलेशन मोड्स हैं, ईजिंग मोड्स हैं। इनके बारे में हम बाद में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और ये सेम एग्जैक्ट चीज़ हम दूसरे की फ्रेम के साथ भी कर लें कि राइट क्लिक करके लिनियर। अब आप देखेंगे कि दोनों एनिमेशन जो है वो बहुत लिनियर तरीके से प्ले हो रही हैं, और ऑल्दो थोड़ी फास्ट है एनिमेशन दोनों, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि आप कर सकते हैं इसे इस तरह से। लेट्स अगर मैं 24 पे सेट कर दूंगा तो फिर ये तो बहुत ही स्लो चलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी स्लो चल रही है। सही है, तो आपको एक मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया एनिमेशन का। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करते हैं। अभी जो हमने चेस वाला सीन बनाया था उसी चेस वाले सीन के हम एनिमेशन बनाएंगे अब। ठीक है, तो हम ताकि थोड़ा सा एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करके देखें और हम आइडिया ले पाएँ कि किस तरह से असल प्रोजेक्ट्स को आप एनिमेट करेंगे। सही है, और ऑब्वियसली एक मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा एक और साथ। मैं अगर नया एक प्रोजेक्ट खोल दूँ ब्लेंडर का, चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली काफ़ी लोग कह रहे थे चेस वाला जो प्रोजेक्ट है ये रियलिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं है, चेस वाली कौन एनिमेशन करवाएगा हमसे तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि चेस वाली एनिमेशन आपसे इस तरह की कोई नहीं बनवाएगा, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एनिमेशंस बनवाएंगे लोग, राइट। तो जो टेक्निक्स यूज़ होंगी ना, जो स्किल्स यूज़ होंगी ना उस एनिमेशन बनाने में, वो एग्जैक्टली सेम है जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो इवन तो ये एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आपसे कोई नहीं बनवाएगा, सही, चेस का कौन आपसे एनिमेशन बनाएगा, लेकिन लेट से चेस का पीस नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लेट से कोई दवाई की बॉटल होगी, या लेट से कोई ग्लास होगा, कोई कैमरा होगा, कुछ ना कुछ होगा जिस प्रोजेक्ट की आप एनिमेशन बनाएंगे, और उसमें तरीके जो होंगे, टेक्निक्स जो होंगी वो एग्जैक्ट सेम इसी प्रोजेक्ट वाली यूज़ होंगी। सही है, और ऑल्सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट बाय द वे बहुत बेसिक लगा था, कोई मसले की बात नहीं, आगे चल के हम ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। मुझे पता है मैंने कोर्स को थोड़ा ईजी रखा है शुरू में ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो ज़्यादा सीखने में, लेकिन होपफुली आहिस्ता आहिस्ता हम पेस बढ़ाएंगे और आपके जो सॉर्ट ऑफ एफर्ट लेवल है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि कोर्स इतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपने मेहनत करनी है, लेकिन अगेन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। मतलब मैं कोशिश करूँगा कि बहुत बैलेंस सा मैं इसका वर्कलोड रखूँ। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा एनिमेशन करने से पहले कि अगर आप कोई भी एनिमेशन बनाते हैं ना, तो बहुत रिकमेंडेड होता है, बहुत ही अच्छा आइडिया होता है कि आप पहले उस एनिमेशन का एक स्टोरी बोर्ड बना लें, और जो भी आपने एनिमेशन करना है, जो भी शॉट्स लेने हैं आपने, उसका पहले आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, राइट। और हम सबसे पहले यही करने वाले हैं। मैं आपको बेशक नोट पैड पर ही मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बोर्ड बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से एक्चुअल एनिमेशंस में स्टोरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं, और किस तरह से काफ़ी लोग क्या करते हैं बिगिनर्स कि वो शुरू हो जाते हैं और मतलब कैमरा से करने लग जाते हैं, एनिमेशन बनाने लग जाते हैं, और जो अच्छा लगा वो बनाते हैं। काफ़ी टाइम तक मैं भी ये करता था, लेकिन फिर ऐसा ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बेहतर आइडिया ये है कि आप पहले से एक स्टोरी बोर्ड बना के रखो। तो हमने करना कि हमने यहाँ पे आके एक शॉर्ट लिस्ट बनानी है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब होता है कि बेसिकली क्या क्या शॉर्ट्स होंगी हमारी एनिमेशन में। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं अपनी कैमरा को ज़रा लॉक कर दूँ ताकि मैं सही से मूवमेंट कर पाऊँ। एक काम करते हैं, सबसे पहले कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करके हल्का सा, और इसी पे हम फोकस रखेंगे, इस चेस पीस पे, और हल्का सा ऐसे एनिमेशन ऐसे करते हैं ताकि हल्का सा थोड़ा स्मूथ सा ऐसे इफेक्ट है जो कि बहुत फिट लगेगा मेरे ख्याल में। ठीक है तो इसको मैं नाम दूंगा ऑर्बिट शॉट। ऑर्बिट शॉट का मतलब होता है, ऑर्बिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द ऐसे घूमना। तो बेसिकली ऑर्बिट शॉट होगी अराउंड मेन। एक सेकंड मैं ज़रा अपना कीबोर्ड सही से रख लूँ ताकि ऑर्बिट शॉट अराउंड मेन पीस। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा कि लेट्स से ये जब शॉट हो जाएगी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम मे बी
मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि लेट से एक बहुत ही क्लोज़अप शॉट ले लें हम। ठीक है, इस तरह से ऐसे आके ऐसे हल्का सा ऊपर आए इस तरह से। मेरे ख्याल ये शॉट अच्छी रहेगी। क्लोज़अप या एक्सट्रीम क्लोज़अप ऑफ पीस। ठीक है, क्लोज़अप शॉट हो गई। उसके बाद आइडियली तो हम चाहते अगर हमारे पास सारे पीसेस होते अवेलेबल तो हम एक सारे बोर्ड की शॉट ले लेते, लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्ली एक में भी हल्की इस तरह की शॉट हो जिसमें आहिस्ता 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 से जूम बाहर जा रहा हो। मेरे ख्याल ये अच्छी एनिमेशन रहेगी, अच्छा लगेगा, एक शॉट लगेगी। तो जूम आउट वाइड शॉट ऑफ मेन पीस। तो ये बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट लिस्ट है, 3 शॉर्ट्स हैं इसमें। इसमें इस तरह की एनिमेशन, बहुत छोटी एनिमेशन में अगर आप शॉर्ट लिस्ट ना भी बनाएं तो फिर भी कोई मसले की बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताने ये चाह रहा हूँ, लाइक दिखाना ये आपको प्रोसेस इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि आप जो एनिमेशन बनाएंगे वो बड़ी बड़ी एनिमेशन होगी, लाइक अच्छी खासी 15-20 सेकंड की, 30 सेकंड की अगर एनिमेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि आप एक पहले शॉर्ट लिस्ट बनाएं और पहले से आइडिया आपके जहन में हो कि आप एनिमेशन के साथ करना क्या चाह रहे हैं। सही है, अदरवाइज़ आप बीच में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, इनफैक्ट हम अभी रेंडर्ड मोड में नहीं जाएंगे, पहले हम एनिमेशन इसी तरह बनाते हैं, ठीक है, इसी व्यू पोर्ट मोड में, और उसके बाद जो है हम रेंडर्ड मोड में जाके फोकस वगैरह सेटिंग्स सारी सही करेंगे और फिर हम फाइनली रेंडर करेंगे इसे। तो हम अभी कैमरा सेलेक्ट करते हैं अपना और हम थोड़ा सा इस टाइमलाइन को बड़ा करते हैं, की फ्रेम नंबर 1 पे जाते हैं, फ्रेम नंबर 1 पे जाते हैं और लेट से हम ऑल्ट मिडिल माउस बटन इसको दबाएंगे और मैं अपना स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर दूँ ताकि आप यहाँ पे नीचे देख पाएँ कि मैं क्या क्या दबा रहा हूँ। सही है, तो मेरे ख्याल यहाँ से शुरू करते हैं तकरीबन, आई थिंक ऐसे। सही है, यहाँ पे पहला हमारा समझे यहाँ कहीं आई थिंक हमारा पहला होना चाहिए की फ्रेम। तो आए दबाऊँगा मैं। सही है, आगे जाते हैं, मेक श्योर करें पहले कि हमारा जो फ्रेम रेट है 24 फ्रेम्स पर सेकंड हुआ है। अगर आपके पास पीसी स्लो है या आपको जल्दी रेंडर करना है, डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा 24 पे रखें, उससे ऊपर ना जाएं बिकॉज टाइम बहुत आपका बढ़ जाता है। तकरीबन मेरे ख्याल है 60 फ्रेम्स अगर आगे आ जाए इस तरह से, यहाँ कहीं हमारी शॉट एंड होनी चाहिए। आए दबाएंगे दोबारा और पहले प्ले करने से पहले ही मैं दोनों को सेलेक्ट करके इसका इंटरपोलेशन मोड जो है वो लीनियर सेट कर दूंगा ताकि लीनियर एनिमेशन हो हमारी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी स्पीड मैं शायद कम करना चाहूँगा, इसकी 70 कर दूँ और प्ले करके देखें। आप देख सकते हैं कितनी फिट और कितनी स्मूथ एनिमेशन लग रही है। सही है, तो यहाँ पे आके 70 के बाद 71 पे चले देंगे और हमारा शॉट क्या था, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट थी अगली। तो मेक श्योर करें कैमरा सेलेक्टेड हो। अगर आप कुछ और सेलेक्ट करेंगे ना कैमरा के अलावा तो वो ऑब्जेक्ट एनिमेट होगा, कैमरा एनिमेट नहीं होगी। तो क्या आपने मेक श्योर करना है कि आप गलतियाँ ना करें। थोड़ा मैं ज़रा से रेंडर करके देखना चाहूँगा कि देख कैसा रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल है क्लोजअप शॉट जो कि बहुत अच्छी आएगी। तो अभी के लिए वापस हम चले जाते हैं अपने नॉर्मल व्यू में और मेरे ख्याल है हम प्रॉब्ली यहाँ कहीं से शुरू करते हैं। पहला की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया, आया दबा दिया। जनरली रिकमेंडेड होता है कि अगर आप इस तरह की एनिमेशन बना रहे हैं कि रिकमेंडेड ये होता है कि आप सारे जो अपनी शॉर्ट्स हैं ना, सब शॉर्ट्स को आप तकरीबन सिमिलर लेंथ का रखें। अब लेट से पहली 70 की थी तो अगली पे मैं 70 की रखूँगा, तो मैं 140 पे जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर ला के इस तरह करके, और इनफैक्ट थोड़ा आगे जूम भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा ज़्यादा, ताकि थोड़ा पीस की हम जो मार्बल की डिटेल्स है ना वो हम दिखाना चाह रहे हैं। बेसिकली जो पर्पज़ है वो शॉट का ही है। से आप देख सकते हैं ये शॉट अच्छी लग रही है। पहली वाली शॉट ज़्यादा बेहतर है इससे मेरे ख्याल में, लेकिन ये वाली भी बुरी नहीं है। मेक श्योर करें अगर आप फॉलो अलाउंग कर रहे हैं तो मेक श्योर करें आप सेव करते हैं प्रोजेक्ट को। और 141 पे चले गए हम और फाइनली क्या था हमारी एक जूम आउट शॉट थी जो कि हम यहाँ पे लेंगे प्रॉब्ली। काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, कैमरा सेलेक्ट करें, आए दबाएं, हल्का सा जूम आउट करें। जूम आउट करने के लिए बाय द वे कंट्रोल और ऑल्ट अपने कीबोर्ड पे साथ दबा रहा हूँ, फिर मैं लेफ्ट माउस बटन से इस तरह से कर रहा हूँ और इस तरह हल्का सा इतना जूम आउट करूँगा मैं और हल्का सा ऊपर भी ले जाऊँगा मैं से थोड़ा सा। आए दबा दें, ओप्स माय बैड, मैंने आए जल्दी दबा दिया क्योंकि शुरू यहाँ से होना है, आगे जाके आए दबाना है। ठीक है, तो 140 + 70 क्या होता है, 210 होता है मेरे ख्याल में। ये मैथ का कोर्स नहीं है तो मैथ इतनी नहीं हो जाती, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ये गलती की हो तो माफ़। हम थोड़ा सा ऊपर इस तरह से, समथिंग लाइक दैट। सही है, आए दबाएंगे और हम सारी एनिमेशन शुरू से देखते हैं, होपफुली अच्छी लगे।
तो आप देख सकते हैं पहली शॉट ये है, थोड़ी इसमें सैड सी स्लो सी म्यूज़िक चलना, तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छी लगी। और आप देख सकते हैं ये वाला लास्ट वाली शॉट प्रॉब्ली मेरी फेवरेट है। अब हम काम करते हैं, हम बेसिकली इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड जो होगी उसको भी हम एनिमेट करेंगे, ठीक है। क्या पता करने की ज़रूरत पड़े, इनफैक्ट इसमें क्या पता ना ही पड़े ज़रूरत, बिकॉज जो हमारा है वो यहीं पे है। अगर हम लेट्स से रेंडर डिस्टेंस यूज़ कर रहे होते फिर हम उसे एनिमेट करने की ज़रूरत पड़ती, बट एट द सेम टाइम अगर आपने फोकस पॉइंट चेंज करना है, तरीका उसका भी यही होगा, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जो भी आपका फोकस ऑब्जेक्ट है उसको आप एनिमेट करेंगे कि लेट्स से यहाँ पे आके मैंने की फ्रेम लगा दिया, आया दबा दिया, आगे जाके फिर मैंने इसे मूव कर दिया, लेट्स से थोड़ा ऊपर ले आए, दोबारा आया दबा दिया, तो आप देखेंगे कि वो वहाँ से वहाँ मूव हो जाएगा। तो सेम एग्जैक्ट प्रोसेस है हर ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने का। और मेरे ख्याल है हमारी एनिमेशन जो है, एटलीस्ट एनिमेशन वाला पार्ट हो चुका है। अब हम रेंडर करते हैं इसे, और थोड़ा आपको शायद बैकग्राउंड नॉइज़ है बिकॉज़ मैं अपने पीसी को थोड़ा एक्सट्रीम मोड में डालने वाला हूँ, बिकॉज़ रिसोर्सेज थोड़े चाहिए हमें ज़्यादा। तो इसको एक सेकंड देंगे हम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, सही है। आप देख सकते हैं ये कितनी फिट एनिमेशन लग रही है हमारी, और ये क्लोजअप शॉट भी बहुत मज़े की लग रही है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड शॉट है ये, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी लग रही है। इसमें भी मेक श्योर करें फोकस में है सब कुछ, उसको अनलॉक कर दें ज़रा ताकि हम थोड़ा जूम इन करके देख लें। मेरे ख्याल में तो एनिमेशन हमारी बहुत अच्छी बनी है। कलर्स वगैरह के हिसाब से मोस्ट लाइकली जो मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा इस पर, वो मैं बाद में ही करूँगा जब रेंडर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कलर्स थोड़े कम समझ आ रहे हैं तो आप प्रॉब्ली यहाँ पे जाके रेंडर सेटिंग्स में जाके रेंडर प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आप इसका व्यू ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों को फिल्मिक जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे ख्याल में जो AGX है थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है वो, लेकिन अगर आपको फिल्मिक ज़्यादा सही समझ आ रहा है तो आप फिल्मिक भी रख सकते हैं। ये क्रोनोस PBR न्यूट्रल, इंटरेस्टिंग, ये मैंने पहली बार देखा है। तो ये भी उन्होंने नया एक व्यू ट्रांसफॉर्म ऐड किया, लेकिन आप अगेन वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट रख दें, हाई कॉन्ट्रास्ट रख दें, आपको जो बेहतर लगे। एक्सपोजर गैमा भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कलर ग्रेडिंग होगी इसमें वो बाद में ही होगी जब ये रेंडर हो जाएगा। तो लेकिन या आई थिंक मेरे ख्याल है अच्छा लग रहा है काफ़ी। कलर्स वगैरह आप इसके लाइटिंग वगैरह आप इसकी इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसमें आप HDRI के साथ इसमें अपनी जो फेक लाइटिंग है वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो लेट से अगर एक एरिया लाइट में ऐड कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा इससे ऊपर मूव कर दूँ इस तरह से, और लेट से मैं यहाँ पे जाके इसको स्केल अप करूँ थोड़ा इस तरह से, और मैं इसे रोटेट कर दूँ Y एक्सिस में 90 डिग्रीज, ताकि उस तरफ से बेसिकली इस तरफ से बेसिकली लाइट आए, और मैं इसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ कर दूँ। तो आप देखेंगे कि जो इसकी साइड से हल्की सी लाइट आ रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है। तो अगेन ये मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल में इतना ख़ास नहीं लग रहा, लेकिन जो है आपके पास अगेन ऑप्शन अवेलेबल है, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई बड़ी कॉमन टेक्निक है, मेरे ख्याल ये बेहतर लग रहा है इनफैक्ट, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन इतनी ख़ास नहीं है, सही है। इसको बैकग्राउंड को और इस ऑब्जेक्ट को कोई ख़ास सेपरेट नहीं हो रहा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन आ रही है और बहुत ही अच्छी सी सेपरेशन मिल रही है इससे। तो मेरे ख्याल ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। अगेन मैं आपको तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप कर क्या कह सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा, तो कोई मसले की बात नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन या मेरे ख्याल में हमारी एनिमेशन जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छी बनी है। तो हम इसे अब जाके रेंडर करते हैं। एनिमेशन रेंडर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स नहीं, जो सैम्पल्स हैं वो कितने आप रखते हैं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा सैम्पल्स रख देंगे तो आप पूरी रात पूरा दिन रेंडर ही करते रह जाएंगे, लेकिन आपने बहुत अगर कम रख दिए तो आपकी क्वालिटी भी सफ़र करेगी इसकी वजह से। तो आपने एक बैलेंस रखना है, और बैलेंस आपको पता किस तरह लगेगा, मैं आपको भी तरीका बताता हूँ उसका। सो आपने सबसे पहले तो ये जो विजेट्स हैं ऑन करने हैं ताकि हमें पता लग सके कि कितने सैम्पल्स रेंडर हुए। अब हमने करना ये है कि बेसिकली आप देखें यहाँ पे कि कितने सैम्पल्स के बाद इमेज जो है वो अच्छा लगने लग रहा है, और कितने सैम्पल्स के बाद जो इसका नॉइज़ है वो ख़त्म हो रहा है। तो मैं अगर डी नॉइज़ ऑफ़ करूँ तो हमें पता लगेगा कि यार कितने फ्रेम्स के बाद इसका डी नॉइज़, इसकी जो नॉइज़ है वो कम हो रहा है काफ़ी। तकरीबन मेरे ख्याल है 600-700 फ्रेम्स के 700-800 सैम्पल्स के आसपास। अगर आपके पास PC स्लो है तो आप इसे कम सैम्पल्स रखेंगे, लेकिन मैं तकरीबन अगर मेरे ख्याल 800-900 रख दूँ, 900 रख देता हूँ, ये मसले की बात नहीं है, 900 रख दूँ ठीक है। लेकिन अगर आपके पास PC स्लो है अगेन तो आप कम सैम्पल्स रखेंगे। लेकिन मेन जो सैम्पल्स मैटर करते हैं वो रेंडर वाले सैम्पल्स होते हैं, बिकॉज रेंडर होने में ये सैम्पल्स यूज़ होंगे। डी नॉइज़ आपने मेक श्योर करना है ऑन हो,
ओपन इमेज डी नॉइज़ आपने रखना है और क्वालिटी जो है उसको आप हाई रख दें, इसमें भी यूज़ GPU कर दें और मेरे ख्याल है ठीक रहेगा। इसके अलावा आपने एक और चीज़ करनी है, आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाके आउटपुट वाली जो डायरेक्टरी है यहाँ पे आपकी एनिमेशन सेव होगी। तो आपने इसमें जाके अपना कोई फ़ोल्डर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेस वाले में, नया नाम रखता हूँ एनिमेशन एनएम, और इसमें नया फ़ोल्डर बना के 1 के नाम से उसके अंदर रख दूँगा। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है रेंडर एनिमेशन। सही है, तो ये रेंडरिंग इसकी जो है शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल अच्छा खासा टाइम लेगा। अगर एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ रेंडरिंग फास्ट करने का, वो ये है कि आप यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आए। सही है, ऊपर जाके जो परसेंटेज है ना, ये आपकी बेसिकली रेजोल्यूशन की परसेंटेज है। 100% का मतलब है कि AC एग्जैक्ट रेजोल्यूशन पे रेंडर होगा, लेकिन आप इसकी रेजोल्यूशन कम भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप 80% कर दें, ठीक है, जो कि मैं इनफैक्ट 70 भी कर लें, 70 भी ठीक रहेगा। तो इसको अगर मैं क्रॉस आउट करूँ, 70% का मतलब है कि आपकी तकरीबन 30% फास्टर आपकी रेंडरिंग होगी। तो इसको रेंडर एनिमेशन दोबारा से, और या ये भी एक आपके पास तरीका है। और फ्रेम रेट कम से कम रखें, 24 से कम तो नहीं जा सकते, लेकिन 24 पे ही रखें अगर आपके पास ज़्यादा फास्ट PC नहीं है। और उसके अलावा या लेट्स लेट इट रेंडर। और या ये था हमारा प्रोजेक्ट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया हो। आई नो अगर आपको ज़्यादा बेसिक लगा तो आई एम सॉरी। होपफुली आगे वाली वीडियोज़ में हम थोड़ा ज़्यादा एडवांस जाएंगे, लेकिन या दैट्स इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। अच्छा, तो हमारी एनिमेशन जो है अब रेंडर हो चुकी है हमारे चेस वाले सीन की। तो हम ज़रा फोल्डर में जाते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है ना वो इमेजेस में रेंडर हुई है। सो बेसिकली ब्लेंडर में ये होता है कि आप कोई भी अगर एनिमेशन रेंडर करते हैं तो वो इमेजेस आपको मिलते हैं उसके बहुत ज़्यादा, और फिर आपको उसको उन इमेजेस को कंपाइल करना होता है इनटू एन एनिमेशन। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हम इसके लिए प्रीमियर प्रो यूज़ करने वाले हैं, लेकिन आप कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं लेकिन प्रीमियर प्रो कवर करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रीमियर प्रो के अंदर जाएंगे और हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रखने वाला हूँ उर्दू ब्लेंडर एनिम कोर्स, बिकॉज सारी जो हमारी एनिमेशन होगी वो मैं इसी प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट में लाके जो है बेसिकली कंपाइल और एडिट वगैरह करूँगा। सो अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब बेसिकली इंपोर्ट मीडिया में हमने क्लिक करना है, जहाँ पे आपकी एनिमेशन रेंडर हुई हुई है। उसमें आपने जाके उसके बाद करना ये है कि आपने पहले वाला जो फ्रेम है ना, सबसे पहला वाला जो जिसमें 0001 लिखा हुआ है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। और नीचे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा इमेज सीक्वेंस का। आप अगर उसे ऑन करेंगे ना तो आपको बाकी कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ उससे सेलेक्ट करना है, इमेज सीक्वेंस को दबाना है और ओपन को दबा देना है। और अब अगर मैं इसको ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन में लाऊं, और आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक्स जो हैं प्रीमियर प्रो की वो आती हैं, तो क्या होगा बेसिकली आपकी पूरी वीडियो जो होगी वो एज वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊँ आपको, तो आप देखेंगे कितनी अच्छी हमारी जो है वीडियो लग रही है। परफेक्ट, ठीक है। तो काफ़ी एक्स्ट्रा हमारे फ्रेम्स रेंडर हो गए आखिर में, लेकिन यहाँ तक, यहाँ पे बेसिकली हम ख़त्म कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे जाके हम ज़रा कट कर देते हैं, या Ctrl+K भी आप दबा सकते हैं, और दोबारा से हम इसे आगे वाले को डिलीट कर देते हैं। सो अब इसमें आप कलर ग्रेडिंग करें, आप किसी भी तरह की थोड़ी टाइम रैम्पिंग करें, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। टाइम रैम्पिंग क्या पता हम शायद आगे वाली हम जो हेडफोन्स की और एयरपॉड्स की एनिमेशन बनाएंगे उसमें शायद हम टाइम रैम्पिंग करें, लेकिन इसमें जो है हम टाइम रैम्पिंग नहीं करने वाले। हाँ, थोड़ी कलर ग्रेडिंग मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपने अपनी क्लिप को सेलेक्ट करना है और आपने जाके एसेंशली यहाँ पे विंडो में जाके मेक श्योर करना है कि कलर लूमेट्री कलर जो है ये टर्न ऑन हुआ है। तो जब हुआ होगा तो आपने उस पैनल में जाना है और यहाँ पे आप कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसकी वो थोड़ी सी बढ़ाऊँगा, इस तरह से अच्छी खासी कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा मैं, समथिंग लाइक दैट। से आप देख सकते हैं ये बिफोर है, कितना फ्लैट लग रहा है इमेज, और ये आफ्टर है, थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, हल्का सा शेडोज़ को हल्का सा बढ़ाएं, और हल्की सी मेरे ख्याल कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा थोड़ा सा सिनेमैटिक इफेक्ट आएगा। और अगर आप चाहें तो आप टेंट पीस में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा ग्रीनिश बना दें या थोड़ा पर्पल बना दें या थोड़ा ब्लूइश कोल्ड या वार्म बना दें, आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहें। मैं पर्सनली जो है नहीं करने वाला। वाइब्रेंस इसकी हम बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ी इनफैक्ट इवन अगर हम कम कर दें तो उसमें ज़्यादा थोड़ा इसमें रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा, बिकॉज बैकग्राउंड जो है थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहा है, ज़्यादा सैचुरेशन है उसमें। थोड़ा सा मैं नीचे जाके विनियट ऐड करूँगा इसमें। विनियट का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं इसे थोड़ा कम करूँ इस तरह से, तो ये देख सकते हैं आप जो कोने में, इमेज के कोने में जो थोड़ा हल्का डार्क इफेक्ट आता है ना, उसको विनियट कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे ख्याल में। और अब अगर हम प्ले करें, हम बिफोर में जाएँ और आफ्टर में आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हमारा रेंडर जो है भी बहुत ही अच्छा और बहुत रियलिस्टिक लग रहा है।
तो ये था हमारा रेंडर। इसमें थोड़ी सी हमने बेसिक सी कलर ग्रेडिंग किया। आई नो कलर ग्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और कलर ग्रेडिंग पे भी मैंने कोर्सेज बनाए हुए हैं। लाइक प्रीमियर प्रो का भी पूरा एक कोर्स है मेरे पास। मेरे चैनल पे आप फ्री में देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे, और डाविंची रिजॉल्व का भी फ्री कोर्स अवेलेबल है, तो आप वो दोनों जाके देख सकते हैं। इस कोर्स में हाउएवर हम ज़्यादा कलर ग्रेडिंग पे फोकस नहीं करने वाले। तो ये जब आपका पूरा बन जाएगा तो आपने कंट्रोल एम दबा के, कंट्रोल एम से बेसिकली आप रेंडर करते हो चीज़ें, और आपने वो दबा के मैच सोर्स हाई बिट रेट कर लें प्रीसेट, और यहाँ पे जहाँ पे भी आप चाहें बेसिकली आप उसे सेव कर सकते हैं। तो मैं उसी फोल्डर में जाके चेस में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ उसे। परफेक्ट। तो आप इसे एक्सपोर्ट कर लें और आपकी रेंडरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। हम चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। ऑलराइट, अब हम ये एनिमेशन बनाने वाले हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एनिमेशन बनाने की वजह जो है आप देखेंगे एक सेकंड में। इसमें बेसिकली पहले तो कैमरा एनिमेशन हैं, ठीक है, और इसके बाद ये जो आप एनिमेशन देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिसअसेंबल हो रहा है, और काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें आ रहा है। तो आप एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊंगा एनिमेशन ये, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह की मूवमेंट्स हैं। ठीक है, कैमरा एनिमेशन सिंपल है। ठीक है, इस तरह की एनिमेशन है। इसकी मॉडलिंग जो हम नहीं करने वाले, हम मॉडल उठाएंगे इंटरनेट से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मॉडलिंग आगे करेंगे नहीं, मॉडलिंग करेंगे डेफिनेटली थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ जो मेरा मेन पर्पज़ आप लोगों को सिखाने का वो है एनिमेशन। ठीक है, तो इसलिए हम एनिमेशन पे फोकस करेंगे इस प्रोजेक्ट में। प्लस में मॉडलिंग भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट स्किल है, हम वो सीखेंगे आगे चल के, लेकिन इस कोर्स में इस प्रोजेक्ट में हम लोग एनिमेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले ब्लेंडर खोलते हैं और सब कुछ डिलीट करते हैं। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक प्लगइन से, एक एड ऑन से, जो जिसका नाम है ब्लेंडर किट। बेसिकली ब्लेंडर किट एक एड ऑन है जिससे आप मॉडल्स वगैरह, टेक्सचर्स वगैरह, HDRIs वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर, कम्प्लीटली फ्री और राइट इनसाइड ब्लेंडर। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी ब्लेंडर से। तो आपको सबसे पहले मैं एड ऑन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो आपने गूगल पे सर्च करना है ब्लेंडर किट। सही है, आपने यहाँ पे पहली जो वेबसाइट होगी blenderkit.com, उस पर जाना है। सही है, और यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर किट का आपके पास ऑप्शन है, इसे क्लिक करें। इन्होंने आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा इसे। सबसे पहले आपने डाउनलोड ब्लेंडर किट को दबाना है, और इसको एक सेकंड देंगे ज़रा डाउनलोड होने के लिए। और ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये जिप फाइल है, आपने इसे अनजिप नहीं करना। सही है, आपने सीधा ब्लेंडर में आना है वापस, और आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस। और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सारे एड ऑन्स के लिए यही तरीका यूज़ होता है, तो आपने हर बार ये तरीका यूज़ करना है। हम एड ऑन्स वगैरह क्या बता आगे चल के थोड़े एक आध इंस्टॉल करें, लेकिन एड ऑन्स में जाते हैं यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, इसको आप दबाएंगे, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और फिर आपने करना है इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क। जब आप इसे करेंगे तो फिर आपने ब्राउज़ करना है जहाँ पे आपका जो वो है एड ऑन वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। आई थिंक यहाँ पे हुआ हुआ है ब्लेंडर किट राइट देयर, और आपने उसको सेलेक्ट करके जिप फाइल को सेलेक्ट करके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क कर देना है। सही, तो आप देख सकते हैं ब्लेंडर किट यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। मेरे पास पहले से ब्लेंडर किट इंस्टॉल था, लेकिन अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल हुआ होगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या पता चेक ना हुआ हो शुरू से, मतलब लाइक इनेबल ना हुआ हो, तो आपने सिंपली इस बटन को दबा के इसे इनेबल कर देना है। ठीक है, तो जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा ब्लेंडर किट, आपने सिंपली यहाँ पे आपके पास ऊपर एक चीज़ आ जाएगी इस तरह की, ठीक है, जिसमें आप सारे जो मॉडल्स वगैरह हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो ये जो बटन है यहाँ पे, ये जो साइड पे एरो सा बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ब्लेंडर किट का ऑप्शन है, और यहाँ पे आके जब आप इस पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शन अवेलेबल आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप चीज़ देखेंगे कि काफ़ी जो मॉडल्स हैं इसमें ऑलरेडी वो लॉक्ड है। लॉक्ड की वजह ये है कि बेसिकली ये पेड मॉडल्स हैं। ब्लेंडर किट के दो वर्जन हैं, एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है, लेकिन हम लोग जो हैं फ्री वाले वर्जन यूज़ करने वाले हैं। तकरीबन सारे मॉडल्स आपको फ्री वाले में मिल जाएंगे, तो लेकिन अगर आप पेड वाला लेना चाहते हैं तो फील फ्री। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सर्च फिल्टर्स में जाएंगे और हम फ्री फर्स्ट को दबा देंगे, जिसमें हमें सारे फ्री मॉडल्स पहले दिखाएगा। ठीक है, फिर हम अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं, जिस भी तरह का हमें मॉडल चाहिए हम उठा सकते हैं वहाँ से। तो मैं सर्च करने वाला हूँ हेडफोन्स। अब मुझे एक स्पेसिफिक हेडफोन्स चाहिए, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस हेडफोन्स। वो आई एम नॉट श्योर यहाँ पे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवा दूँ और आपको बताऊँ कि इसमें ऑप्शंस वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं। नहीं हुआ यहाँ पे तो हम स्केच फैब से भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो वाले जो हेडफोन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस वाले वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ यहाँ से मॉडल्स वगैरह, लेकिन हम फिर इंटरनेट से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपको कोई भी पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाला हेडफोन पसंद आ गया, आपने सिंपली उसे क्लिक करना है और वो आपके सीन में इस तरह से मॉडल आ जाएगा। परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप मॉडल्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेक्सचर्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल्स पे हुआ हुआ है सेट। अगर आप इसे टेक्सचर्स पे ले आएँ यहाँ पे, तो ये बेसिकली हेडफोन्स अगर मैं हटा दूँ, लेट से करूँ मैं फॉर एग्जांपल
ग्रास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्रास के टेक्सचर्स अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। टेक्सचर जिस तरह अप्लाई करते हैं ब्लेंडर किट से कि आप ऐड में जाएं पहले तो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं लेट से एक प्लेन ऐड कर देता हूँ, सही है। और हम मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊँ मैं ज़रा इस तरह से। आपने करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आपने मटेरियल अप्लाई करना है वो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ वो। और फिर आपने क्या करना है कि आपने उस जो भी मटेरियल आप चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका मटेरियल जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है मटेरियल। और दैट्स हाउ यू डू इट। तो ये तरीका था मटेरियल्स अप्लाई करने का। इसके अलावा आप और भी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सीन्स पूरे पूरे इंपोर्ट कर सकते हैं, पूरे पूरे बने बने लाइक बने बनाए सीन्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा आप ये क्या है, ये HDRIs हैं जो हमने HDRIs पहले सीखे थे इस कोर्स में, वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरह के यहाँ से। उसके अलावा ब्रशेज़ वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं, ये स्कल्पटिंग में यूज़ होते हैं। स्कल्पटिंग में अभी नहीं सीखने वाले, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा टूल्स वगैरह के भी ऑप्शन हैं आपके पास, और डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शन हैं। 3D प्रिंटेबल मॉडल्स भी हैं आपके पास। लेकिन रिगार्डलेस अभी हम एटलीस्ट हमारा ब्लेंडर किट का इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा एक्चुअली हेडफोन इंपोर्ट करना, राइट। बिकॉज यहाँ पे हेडफोन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे ज़रा डिलीट कर देंगे। सारी कलेक्शन को राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और फिर डिलीट। ठीक है, और कलेक्शंस को भी डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पे, और इसको ज़रा बंद कर दें इसको भी। ठीक है, तो हम जाते हैं इंटरनेट पे। अब जब हम इंटरनेट पे आ जाएंगे हमने क्या करना है, हमने सिंपली सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हेडफोन्स और साथ 3D मॉडल। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आप वो लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और उसके आगे आप 3D मॉडल लिख देंगे। अब ये स्केचफैब जो है ना, स्केचफैब एक वेबसाइट है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है मॉडल्स वगैरह इंपोर्ट करने के लिए। उसमें काफ़ी हाई क्वालिटी काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, तो वो हम यूज़ करने वाले हैं। और काफ़ी ज़्यादा फ्री मॉडल्स यहाँ पे होते हैं, कुछ पेड मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और आई थिंक यही मॉडल है जो मैंने उस ओरिजिनल एनिमेशन में भी यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल और कितना अच्छा हाई क्वालिटी मॉडल है। ठीक है, एक बार एक नज़र और देख लें कि कहीं और तो नहीं थे। आई थिंक फ्री 3D मॉडल्स एक वेबसाइट है, और एक और आई एम नॉट श्योर क्या नाम था उसका, लेकिन डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसके मॉडल डाउनलोड करने की वेबसाइट्स के। लेकिन मैं पर्सनली स्केचफैब को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा मॉडल है, लेकिन ये डाउनलोडेबल नहीं है। तो कुछ मॉडल्स होते हैं वो डाउनलोडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये वाला बिकॉज था डाउनलोडेबल तो हम यही डाउनलोड करेंगे। तो नीचे आते हैं डाउनलोड 3D मॉडल में। अब यहाँ पे ना आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ यूजुअली वो आइदर FPX होता है या GITF। अगर FPX अवेलेबल नहीं होता तो मैं GITF ही यूजुअली करता हूँ डाउनलोड। तो यहाँ पे आके मैं GITF को सिलेक्ट कर दूँगा, और बिकॉज़ इसका फ़ायदा ये होता है इसमें काफ़ी क्लीन आपको मॉडल मिल जाता है। उसके साथ साथ आपका ब्लेंडर में जो होता है ईज़िली ओपनेबल भी होता है, आराम से आप खोल सकते हैं, कोई प्लगइन्स वगैरह नहीं डाउनलोड करने पड़ते आपको एक्स्ट्रा। लेकिन ये ओवरऑल मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा होता है GITF। तो इसको डाउनलोड होने का हम वेट करेंगे और इसके बाद खोलेंगे इसे। ठीक है, तो अभी हमारा मॉडल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक GLTF फॉर्मेट है, GLTF फाइल है बेसिकली, एक सीन डॉट बिन है और टेक्सचर्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो सब कुछ मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, और मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दूँगा हेडफोन्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं मॉडल के नाम से बनाऊँगा बिकॉज हम एनिमेशन भी इसके एक्सपोर्ट करेंगे। सही है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और बेसिकली हमने करना सिंपली ये है कि जब आप ये पेस्ट कर लें यहाँ पे, तो हमने वापस ब्लेंडर में जाना है। ब्लेंडर में जाके हमने फाइल में जाना है, इंपोर्ट में जाना है, और यहाँ पे आपने जो भी फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया होगा वो आपने सेलेक्ट कर देना। अगर आपने FPX सेलेक्ट किया था तो FPX भी कर सकते हैं। अगर हमने GLTF किया था तो हम GLTF करेंगे। और डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे हेडफोन्स मॉडल और scene.GLTF। ठीक है, तो अब हमारा मॉडल जो है इंपोर्ट हो जाना चाहिए। इसे हम एक सेकंड देंगे, और हमारा मॉडल जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल आगे, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये हो सकती है कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा मॉडल है। ठीक है, तो ये बहुत ही मैसिव स्केल का मॉडल है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम सिंपली नीचे जाएंगे यहाँ कहीं, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की करेंगे ताकि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं मॉडल में सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, और हम फिर उन्हें स्केल डाउन करेंगे इस तरह से। ठीक है, मेरे ख्याल है इतना स्केल सही रहना चाहिए। और इस पर ऑल्ट मिडल माउस बटन कर दें, और मैं अभी स्क्रीन का कीज़ ऑन कर दूँ बाय द वे, ताकि आप लोग देख पाएँ मैं क्या दबा रहा हूँ। सही है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा मॉडल है। यहाँ वाले जो हिस्से हैं मेरे नहीं ख्याल ये खोल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ वाले होपफुली
खुलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये एक निकल आया पीस, ये दूसरा पीस निकल आया, तीसरा और फिर ये आखिरी। ठीक है, तो बेसिकली आपने मेक श्योर करना है कि आपके मॉडल में अंदर से भी पीसेस हों जो आप निकाल सकते हैं बाहर और जिनको आप एनिमेट कर सकते हैं, तो फिर आपका जो है बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ना दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि हम पहले लाइटिंग करें इस ऑब्जेक्ट की, से टेक्सचर वगैरह फाइनलाइज करें, लाइटिंग करें और उसके बाद हम एनिमेशन करें, और दूसरा ऑप्शन ये कि हम पहले एनिमेशन कर लें और उसके बाद वो सारा कुछ करें। जनरली जो मैं रिकमेंड करूँगा और जो मेरा प्रोसेस होता है और जो मैं करना पसंद करता हूँ वो ये कि एनिमेशन में पहले कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में लाइटिंग वगैरह करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बेसिकली आप अगर कोई लेट से स्टैटिक रेंडर है, ठीक है, ये रेंडर आप बना रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि इस एंगल से ऑब्जेक्ट जो है उसकी लाइटिंग अच्छी लगे। आपने ये नहीं मेक श्योर करना कि लेट से यहाँ से भी ऑब्जेक्ट अच्छा लगे या इस साइड से भी ऑब्जेक्ट अच्छा लगे, हर तरफ से लाइटिंग आपका कंसर्न नहीं है, बिकॉज आपने सिर्फ एक ही तरीके से एक ही साइड से उस ऑब्जेक्ट को दिखाना है। यहाँ पे जो सीन है वो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज आपने मेक श्योर करना है कि ऑब्जेक्ट हर एंगल से अच्छा लगे, बिकॉज हमारी हर एंगल से डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है, सही है। तो आपने इसलिए पहले एनिमेशन में रिकमेंड करूँगा आप कर लें पहले, उसके बाद आप हर शॉट के हिसाब से लाइटिंग वगैरह आप हर एंगल के हिसाब से सेट करते रहें ताकि जो लाइटिंग है वो हर तरफ से अच्छी लगे, ठीक है। तो पहले एनिमेशन शुरू करते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने पहले ऐड में जाना है, यहाँ पे कैमरा ऐड करनी है एक, सही है। कैमरे के अंदर जाएंगे, लॉक करेंगे, और मेरे ख्याल है इसको मैं हॉरिजॉन्टली रहने दूंगा। पिछली वाली एनिमेशन मैंने स्क्वायर फ्रेम में बनाई थी, ये मेरे ख्याल में इसी तरह से बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा और सिनेमैटिक से लुक देता हूँ। सिनेमैटिक लुक जो आपने देखा होगा, जो ऊपर नीचे से ब्लैक बार्स आते हैं, तो वो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं कि जो वाई की जो वो है ना रेजोल्यूशन, उसको आप और थोड़ा कम कर दें। तकरीबन अगर 940 के आसपास में कर दूँ, 1920 by 940, तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा थोड़ा वो लगेगा, सिनेमैटिक लगेगा मेरे ख्याल में। हम थोड़ा सा से जूम इन कर दें इस तरह से, और मेरे ख्याल ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अपना रेफरेंस खोलते हैं जो एनिमेशन हम बनाना चाह रहे हैं, और इसके हिसाब से हम बनाएंगे इसे। तो पहली पहली शॉट जो है वो ये है, ठीक है, हम ये पहली शॉट बनाएंगे। अगेन आप जो स्टोरी बोर्ड वगैरह होगा या जो शॉर्ट लिस्ट होगी वो आप बनाएंगे अगर आप खुद से एनिमेशन बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम नहीं बनाने वाले, बिकॉज हमें पहले से आइडिया है कि हम किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, सही। तो इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह छोटा कर लें, सही। तो पहली जो हमारी शॉट है वो है साइड से, लेफ़्ट साइड से, और इस तरह से हल्का सा ऊपर आ रही है कैमरा, सही है। बहुत इजी शॉट है, बहुत ही सिंपल सी ऑर्बिटिंग शॉट है, तो हम वो बनाते हैं। कैमरा हमने तकरीबन यहाँ की प्लेस करना है, सही है, यहाँ कहीं। और ये थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी बिकॉज उसमें हॉरिजॉन्टल है, इसमें स्क्वायर है, और हम जो बना रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन मोस्टली सिमिलर ही होगा। मेरे ख्याल यहाँ से शुरू करते हैं, सही है। ऑल्सो मैंने ऑल्ट मिडल माउस बटन दबाना है ताकि इसके अराउंड में ऑर्बिट कर सकूँ। मेरे ख्याल है यहाँ इस हिसाब से ठीक रहेगा। हल्का सा जूम इन करूँगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे कैमरा को सेलेक्ट करके की फ्रेम ऐड करते हैं। बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन होने वाली है बाय द वे, तो आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। ऑल्सो की फ्रेम रेट जो है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे सेट हुआ है। 60 फ्रेम्स आगे जाते हैं और हल्का सा ऊपर जाते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर ऐसे भी कर लेते हैं। आए दबा दें, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। मेक श्योर करेंगे इसे लिनियर करें आप पहले, इंटरपोलेशन मोड को, सही। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एनिमेशन थोड़ी हल्की सी फास्ट लग रही है मुझे। हल्का सा अगर मैं इसे 60 के बजाय 70 कर दूं तो शायद बेहतर हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो ये हमारी पहली शॉट होगी। हम 71 फ्रेम नंबर पे जाते हैं और हम आगे प्ले करते हैं ये कैसी लगेगी। और अगली शॉट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के लोगो की होगी दूसरी साइड से, ठीक है। तो हम कैमरा को मेक श्योर करें सिलेक्टेड ही हो कैमरा, और अपनी कैमरा को वहाँ पे प्लेस करें कुछ इस तरह से। यहाँ से शुरू करते हैं, आए दबाएँ, 70 फ्रेम्स आगे जाते हैं और रोटेट करते हैं इसे इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर हम प्ले करेंगे इसे, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा हमें ये लुक आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम फ्रेम नंबर 141 पे जाते हैं और आगे प्ले करते हैं, देखते हैं कैसी लग रही है आगे, ठीक है। नीचे से एक चीज़ आप क्या पता नोटिस कर रहे हो, इसमें थोड़ी सी टाइम रैम्पिंग जो है वो की गई है। टाइम रैम्पिंग अगर आपको नहीं पता कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन बेसिकली टाइम रैम्पिंग क्या होता है, जब शॉट ख़त्म होने वाली होती है ना, एक तो वो थोड़ी सी स्पीड अप हो जाता है और अगली शॉट थोड़ी सी स्पीड अप होकर शुरू होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब बिल्कुल इंस्टेंटली जो है वो स्लो हो जाती है। अगर आप इसको देखें तो थोड़ी ट्रांजिशन में ये इफेक्ट यूज़ होता है। आप देखें एंड में कैसे वो फास्ट हो गई और अगली क्लिप भी फास्ट शुरू हुई फिर वो स्लो हो गई। तो ये टाइम रैम्पिंग है, ये आप प्रीमियर प्रो में कर सकते हैं या किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बाद में हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ब्लेंडर में तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कौन सी शॉट है, ये शॉट है। उसके बाद है नीचे वाली शॉट जो बटन्स वगैरह की, सही है।
तो हम बटन वाली शॉट बनाते हैं, कैमरा को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, और मेरे ख्याल है यहाँ कहीं ऐसे शुरू करते हैं, आए दबाएं, आगे जाएं कुछ फ्रेम्स और नीचे चल जाएं इस तरह से आए दबा दें दोबारा से। ऑल्सो सबको सेलेक्ट करके ना एक ही बार इंटरपोलेशन मोड सबका लिनियर कर दें ताकि सारी एनिमेशन ये अच्छी लगें। ठीक है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी लग रही है, ये लास्ट वाली शॉट बड़ी अच्छी लग रही है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें इस वाली एनिमेशन में बेसिकली वो नीचे से ऊपर जा रहा है, हमने जो भी बनाई है उसमें ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन टेक्निक तो सेम ही है। तो आपको अगर जो जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो है ना, ये वाली थोड़ी सी इन्वॉल्व होने वाली है, ये थोड़ी मज़े की होगी, बिकॉज इसमें हमने ना ही सिर्फ कैमरा को एनिमेट करना है बल्कि हमने ऑब्जेक्ट्स को भी एनिमेट करना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल होने वाला है, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो पहले हम देखते हैं हो क्या रहा है कि बेसिकली कैमरा जो है, अगर आप सिर्फ कैमरा पे फोकस करें, कैमरा की मूवमेंट पे, कि कैमरा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और फिर हल्का सा पीछे जाता जा रहा है बेसिकली उस तरफ। तो हमने करना क्या, हमने पहले कैमरा को सिलेक्ट करना है और ये वाली साइड है जहाँ से खुलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम तकरीबन मेरे ख्याल है यहाँ से हम शुरू करेंगे, तकरीबन मेरे ख्याल यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और कैमरा को सिलेक्ट करके, उप्स माय बैड, 211 पे जाएं, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। आए दबा दें, सही है। और आप देख सकते हैं कि हमारी टाइमलाइन जो है वो एंड हो चुकी है। टाइमलाइन बढ़ाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने यही जो एंड फ्रेम लिखा हुआ है 250, इसको आप क्लिक करके और इसको आप जितना भी नंबर करना चाहें, लेट से 500 कर दें, तो ये टाइमलाइन उतनी बड़ी हो जाएगी फिर। और इससे आप इस डॉट को, ये चीज़ है ना जो मूव करने वाली, इसके इस डॉट को सिलेक्ट करके आप अगर आगे लेके जाएंगे तो टाइमलाइन ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, सही है। तो 210 + 70 आई थिंक दैट वुड बी 280। तो इसको यहाँ पे रख दें और हल्का सा हम बाहर की तरफ ले जाएंगे, अनजूम भी कर लेंगे इस तरह से। एक सेकेंड, मेरे ख्याल है ऐसे सही रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे बाहर आ जाएंगे बेसिकली इस तरह से, सही। आए दबा दें, अब लेट्स सी बेसिकली कैमरा जो है वो इस तरह मूव करेगी, ठीक है, वाइल ये सारे जो हैं ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। सो बेसिकली हमने ये देखना है एनिमेशन हमारी शुरू कहाँ से हो रही है, ये वाली शॉट 211 फ्रेम नंबर से शुरू हो रही है, ठीक है। तो हम 211 फ्रेम नंबर पे जाएंगे, ठीक है, और हम लेट्स सी ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट पहले एनिमेट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आए दबा दें, ठीक है, और आप आगे जाएँ, तकरीबन मेरे ख्याल है 250 तक सही रहेगा आई थिंक, और इसको फिर जी दबा के एक्स दबाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इसको इसकी अपनी लोकल एक्सिस में मूव करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है ना ग्लोबल का, इसको आप क्लिक करके लोकल कर दें ताकि हम इसको अपनी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकें, तकरीबन यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रख दें और ऐसे आए दबा दें, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है मूव आउट हो रहा है इस तरह से। परफेक्ट, मेरे ख्याल में बहुत फिट लग रहा है, राइट। थोड़ा क्या पता और बाहर में से करना चाहूँ जी, वाह हल्का सा इतना मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, से यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे और ये वाला जो की फ्रेम है इसको हम डिलीट ही कर देते हैं और इसको तकरीबन थोड़ा हल्का सा पीछे लें इस तरह से। 255 मेरे ख्याल ठीक रहेगा, सही है, परफेक्ट। अब दोबारा 211 पे जाते हैं और हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इनफैक्ट हम आगे जाते हैं थोड़ा ताकि अंदर वाला पीस जो है नज़र आए हमें। इसको सेलेक्ट करके फिर आप वापस आ जाएँ 211 पे, ठीक है, 211 पे वापस आ गए। अब इस ऑब्जेक्ट का, अंदर वाले ऑब्जेक्ट का की फ्रेम ऐड करें और आगे जाएँ तकरीबन 255 तक ही, और अब इस ऑब्जेक्ट को जी और वाई दबा के बाहर लें इस तरह से। अब आपने मेक श्योर करना है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो तकरीबन सिमिलर ही हो ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्ट मतलब ओवरऑल एनिमेशन अच्छी लगे। लेकिन यहाँ पे दबा दें, सही है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं साथ ही निकल रहे हैं। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की स्पीड थोड़ी सी कम करनी है तो इसका जो फ्रेम नंबर, जो आखिरी की फ्रेम है, इसको हल्का सा आगे कर दें, लेट्स से 255 की जगह 260 कर दें, तो उसकी स्पीड जो होगी हल्की सी स्लो होगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको हल्का सा वो वाला इफेक्ट देगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं सेम ही रखता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इतना। अभी अंदर वाली जो गेयर है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे आके इसका की फ्रेम ऐड करें एक पहले, फिर आगे जाएं 255 तक और इसको जी वाई दबा के आगे लें इस तरह से, सही हो गया। और आई दबा के की फ्रेम ऐड कर दें। अब आई थिंक अंदर वाला मेरे ख्याल ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये भी हम निकाल रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लें, वापस जाएँ 211 और आप देख सकते हैं कितना ईजी जो है एनिमेशन का प्रोसेस है। आपने सिर्फ एक जगह सेलेक्ट करनी है, मतलब एक जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करके आए दबाना है,
फिर आपने टाइम में आगे जाना है और फिर आपने उसकी नई पोजीशन सेट करके उसको दोबारा से आए दबा देना है। तो बहुत ही सिंपल सा मेरे ख्याल है प्रोसेस है और होपफुली मसला नहीं आएगा आप लोगों को। लेकिन वहाँ पे आप आए दबा दें और अब आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है ये वाली कितनी फिट लग रही है। सही है। तो ये मेरे ख्याल है ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल यहीं तक रुक जाना चाहिए ऐसे। यहाँ 260 या 265 तक ख़त्म हो जाना चाहिए एनिमेशन को, क्योंकि कैमरा देखें उसके बाद भी आगे जाई जा रहा है, तो ये नहीं अच्छा लग रहा। तकरीबन आई थिंक 260 तक ख़त्म करेंगे हम इसे। यहाँ पे हम बेसिकली कैमरा को सिलेक्ट करके आए दबा देंगे ताकि इसकी जो करंट पोजीशन है यहीं पे ख़त्म हो जाए और अगले वाली की फ्रेम को हम डिलीट कर देंगे ताकि बेसिकली इस तरह की एनिमेशन रहे। सही। आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा आगे होना चाहिए, 270 या 280 तक होना चाहिए और हल्का सा आगे इस तरह से आए दबाएँ, इसको डिलीट कर दें। लेट्स सी। सही है, मेरे ख्याल अच्छा लग रहा है। 280 के बाद हम अगली शॉट पे जाएंगे। अगली शॉट तो आई थिंक ईजी थी। अगली शॉट बेसिकली अच्छा, आपने एक और चीज़ करनी होगी, वो ये करनी होगी कि इन सबको वापस भी तो रखना है। ये आपने निकाल दिया लेकिन आगे वाली एनिमेशन में निकले तो नहीं होंगे ना। तो आपने करना सिंपली ये है कि आपने यहाँ पे आना है जहाँ पे आप उस एनिमेशन को ख़त्म होना चाहते हैं ना, लेट से 280 तक हम ख़त्म होना चाहते हैं उसको। सही है। तो आपने करना क्या, आपने बेसिकली यहाँ पे लाइक 280 पे जाके उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। पहले इस ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, सही है। और वहाँ पे आपने एक की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने पहला वाला जो की फ्रेम था ना, ये पहला वाला उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, सही। आपने इस की फ्रेम को कॉपी करना है, ठीक है। और आपने 281 फ्रेम पे जाके इसे पेस्ट कर देना है। अब इससे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इस पोजीशन पे ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, सही है। यहाँ से यहाँ तक ये एनिमेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये सेम पोजीशन पे रह रहा है वहीं पे, ठीक है। और फिर अगले फ्रेम में, एक ही फ्रेम में, वो बेसिकली वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे हो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बिगिनर्स के लिए, लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अभी बाकी ऑब्जेक्ट्स हमने इसी तरह करना है कि यहाँ पे रख के इसको आए दबा दें ताकि बेसिकली सेम ही पोजीशन रहे। फिर पहला वाला कॉपी करके एक फ्रेम आगे जाके उसे पेस्ट कर दें ताकि वो अगले फ्रेम में ही अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सिमिलरली विद द गियर, इसको गियर को भी यही करना है चीज़। हमें आए दबाना है, इसको कॉपी करना है, एक फ्रेम आगे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये वाला भी सेम ही होगा। आए दबाएं, कॉपी करें और आगे जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन होगी, सही है। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक जगह पे रहेंगे और फिर अचानक से सारे वापस आ जाएंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। और ये हमें फील नहीं होगा बिकॉज यहाँ से यहाँ जो फ्रेम नंबर 280 और 281 है उसके दरम्यान हमारी कैमरा भी चेंज हो रही होगी, तो हमें फील नहीं होगा कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वापस चले गए हैं, ठीक है। तो 281 पे ही रहते हैं। और अब हम आई थिंक एक सेकेंड, लेफ्ट साइड से थी या राइट साइड से थी एनिमेशन वो वाली, मेरे ख्याल है इस तरफ से थी, सही है। तो यहाँ से शुरू हो रही है एनिमेशन, यहाँ कहीं हल्का से जूम इन करूँगा इस तरह से, सही है। और कैमरा सेलेक्ट करें, आए दबाएं, ठीक है। आगे जाएं तकरीबन 280 प्लस 70 क्या होगा 350। तो हम 350 पे आगे जाके इसको यहाँ से ऐसे करेंगे रोटेट, लेकिन इसको बीच में भी प्लेस कर देंगे, सही है। तो यहाँ पे अपनी की फ्रेम ऐड कर दिया और आप देखेंगे कि थोड़ी सी अजीब लग रही है। इसकी वजह मेरे ख्याल ये है कि अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके लीनियर कर देंगे तो शायद बेहतर हो जाए। हाँ आई थिंक सही लग रहा है अब। लेकिन आप देख सकते हैं मसला ये है कि एक पॉइंट पे ना ये फ्रेम से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से मैं पहला वाला जो फ्रेम है ना 280 हल्का सा ऐसे अनजूम करता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से, हल्का से नीचे भी ले आते हैं। तो होपफुली अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और दोबारा आए दबाऊँ तो वो नया की फ्रेम ऐड हो जाएगा वहाँ पे। और आप देख सकते हैं अब बिल्कुल सही लग रहा है, परफेक्ट। तो यह इस तरह का है। थोड़ा सा शायद मैं आखिरी वाली पोजीशन को चेंज करूँ, हल्का सा इस तरह कर दूँ मैं, तो शायद और बेहतर लगेगा। आए दबा दिया दोबारा से, हल्का सा ऊपर अभी भी जा रहा है लेकिन मेरे ख्याल ठीक रहना चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है। या हल्का से अगर अनजूम कर देंगे हम तो फिर और क्या पता बेहतर हो जाए। आई थिंक अब ठीक है। और ये हमारी बेसिकली एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं आपको सारी एक बार फिर से दिखाऊं, इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं जगह को, शुरू से प्ले करते हैं एनिमेशन को। आप देख सकते हैं कि
पहली वाली शॉट, सेकंड शॉट बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी सी स्लो है उससे, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप थोड़ी स्लो एनिमेशन रेंडर करें ताकि आप उसे फास्ट कर सकें। बेसिकली स्पीड अप करना आसान होता है चीज़ों को, स्लो डाउन करना, स्पेशली अगर आपको 24 फ्रेम्स पर सेकंड है तो स्लो डाउन करना बेसिकली इम्पॉसिबल होता है चीज़ों को। अदरवाइज़ आपकी जो इमेज है, आपकी वीडियो जो है सॉरी, वो बहुत ही चॉपी लगने लगेगी। अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि बेसिकली अगर आप ये वीडियो देखें तो इस वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि ये वाली जो शॉट है ना, ये वाली, इसमें जो हेडफोन्स है वो सॉर्ट ऑफ एक ही जगह पे हैं और एक ही जगह पे रोटेट कर रहे हैं वो, ठीक। आप देखेंगे एक ही जगह पे रोटेट कर रहे हैं, हेडफोन्स मूव नहीं कर रहे। लेकिन हमारी वाली जो एनिमेशन है उसमें आप देख सकते हैं हेडफोन्स जो है थोड़े से मूव कर रहे हैं, मतलब इसकी लाइक थोड़ा फ्रेम से वो बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट उसी तरह का लुक चाहते हैं तो वो भी आपको मैं करना सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लाइक कोई इसमें सही गलत की बात नहीं है इसमें, बट डिफरेंट टेक्निक्स हैं एनिमेशन की। एक और एनिमेशन की टेक्निक जो है वो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, होपफुली आगे वाले प्रोजेक्ट्स में हम थोड़ी ज़्यादा उसे एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आपको। तो बेसिकली होगा ये कि लेट से मैं अगर 380 पे जाता हूँ, फ्रेम नंबर आगे जाता हूँ थोड़ा सा, सही है, और मैं लेट से यहाँ पे कैमरा को वापस रीसेट कर देता हूँ। उप्स, लॉक कर दूँ ज़रा कैमरा को, वापस मैं यहीं पे कैमरा को रीसेट कर देता हूँ, सही है, और हम वही वाली शॉट दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दूँ इसे, और ये जो की फ्रेम है इसको मैं कॉपी करके एक फ्रेम पीछे ले जाके पेस्ट कर दूँ ताकि यहाँ से लाइक बेसिकली इस पॉइंट से यहाँ तक एक ही जगह पे रहे और यहाँ से वापस रीसेट हो जाए अपनी जगह पे। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं दूसरी वाली टेक्निक आपको एनिमेशन की सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली उसमें करना आपने ये कि आपने ऐड में जाना है और आपने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है इनमें से, मैं क्यूब ऐड कर लूँगा क्योंकि क्यूब मुझे लाइक समझ आता है ज़्यादा, लाइक ईजी होता है मेरे लिए काम करना। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करूँगा इस तरह से, इनफैक्ट मैं कैमरा से बाहर निकल के और जो है क्यूब को सही तरीके से फ्रंट व्यू में जाके प्लेस करूँ। अब ये एग्जैक्टली मैं ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्लेस करूँगा तकरीबन, और हल्का सा यहाँ मूव कर दूँ, समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड, ठीक है। मैंने बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया। अब होगा क्या कि अगर मैं कैमरा के अंदर जाऊँ तो मैं इस क्यूब को यूज़ करते हुए कैमरा को रोटेट कर सकता हूँ। किस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने करना सिंपली है कि आपने इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को, इनफैक्ट मैं कैमरा से निकल जाऊँ दोबारा बाहर, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्ट दबा के कैमरा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप कैमरा को सिलेक्ट करेंगे आपने सिंपली अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल पी दबाना है। कंट्रोल पी का मतलब होता है बेसिकली सेट पेरेंट टू, मतलब ये कैमरा जो है ना इसको हम एक एम्प्टी का सॉर्ट ऑफ चाइल्ड बनाएंगे और एम्प्टी को एसेंशली कैमरा का पेरेंट बनाएंगे। तो होगा इससे क्या कि जो भी एम्प्टी की मूवमेंट होगी या रोटेशन होगी वो कैमरा को कंट्रोल करेगी, इफ़ दैट मेक सेंस। तो कंट्रोल पी करेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सेलेक्ट कर लें, तो अब होगा कि आप देख सकते हैं कि एम्प्टी की जो है इसको अगर खोलूँ उसके अंदर कैमरा चली गई है। अब इससे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने मेक श्योर करनी है कि लाइक आपकी एनिमेशन जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। चेंज बिल्कुल नहीं हुई है, हमारी एनिमेशन बिल्कुल सही है। लेकिन अब होगा क्या कि जैसे ही मैं एम्प्टी को रोटेट करूँगा, लेट्स से एम्प्टी को सिलेक्ट करके मैं आर दबाऊँ और जी दबाऊँ, ठीक है, जी फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मेरी एम्प्टी रोटेट हो रही है ना, मेरी कैमरा भी साथ ही रोटेट हो रही है उसकी। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अगर अंडू करके आपको एक बेहतर एग्जांपल दूं कैमरा से बाहर निकल के, तो होगा क्या कि आप देख सकते हैं ये हमारी कैमरा है और ये हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एम्प्टी को सेलेक्ट करके रोटेट करूं तो आप देख सकते हैं कैमरा भी उसके साथ ही उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, सही है। आप देख सकते हैं कैमरा भी रोटेट कर रही है साथ। अब ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है बिकॉज इसको यूज़ करते हम कैमरा को किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट करवा सकते हैं, सही है। हम बिल्कुल परफेक्ट ऑर्बिट करवाएंगे इसका। तो कैमरा के अंदर जाते हैं अभी, सही है, लॉक करते हैं इसे और एम्प्टी को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आके हम एक इस पोजीशन का की फ्रेम डाल देंगे, ठीक है, और आगे जाएंगे तकरीबन लेट से 480 फ्रेम्स, 100 फ्रेम्स आगे जाते हैं और जी करेंगे, सॉरी आर जी यहाँ तक। अब ये सारा मैं लोकल ओरिएंटेशन में कर रहा हूँ तो तभी मेरा ऑब्जेक्ट के अलॉन्ग में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो और वाई करूँगा उसके बाद थोड़ा सा ताकि ऊपर से ऐसे हो, ठीक है, इस तरह से। ये वही आप देख सकते हैं वही वाला लुक बन गया जो हम पहले कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर की फ्रेम ऐड करूँ तो अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मूव नहीं होगा और बिल्कुल अपनी जगह पे ही रोटेट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल एनिमेशन टेक्निक है, इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टेक्निक बेहतर है दूसरी वाली टेक्निक से, लाइक की फ्रेम टेक्निक से, नॉर्मल लाइक सिर्फ कैमरा पे की फ्रेम ऐड करने से, बिकॉज डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। कुछ सिचुएशंस में ये अच्छी लगेगी, कुछ सिचुएशंस में वो अच्छी लगेगी, तो आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन आनी आपको सारी टेक्निक्स चाहिए एज ए एनिमेटर, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। और अब ऑल्सो आप दोनों को साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर जैसे हमने किया है कि लाइक शुरू में कैमरा वाली एनिमेशन हैं, फिर बाद में आके एक शॉट जो है वो उस एनिमेशन से। तो इनफैक्ट मैं ये वाली जो शॉट है इसको हटा दूंगा और वो जो क्यूब वाली एनिमेशन है जो एम्प्टी के साथ है उसी को मैं लगा दूंगा। तो सिंपल तरीका होगा कि मैं यहाँ पे आके
इस की फ्रेम को और इस की फ्रेम को डिलीट कर दूँ, ठीक है, और मैं सीधा इसको भी डिलीट कर दूँ और सीधा ये आखिरी वाला जो है इसी को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, ताकि बेसिकली यहीं पे कैमरा फ्रीज़ हो जाए और फिर आगे से इसके फ़ौरन बाद ही फ्रेम नंबर 281 से ही जो है आपकी एम्प्टी वाली एनिमेशन वो शुरू हो जाए। आई होप ये कन्फ्यूजिंग ना हो रहा हो ज़्यादा। अगर कन्फ्यूजिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, लेकिन जो है होपफुली शुड बी फाइन, ठीक है। तो आई थिंक एनिमेशन जो है काफ़ी अच्छी लग रही है और परफेक्ट। तो हमारी एनिमेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि होगी इसकी लाइटिंग और टेक्सचरिंग और सारे कुछ टेक्सचर्स हम देख सकते हैं कि मोस्टली इस पर अप्लाई हुए हैं ऑलरेडी। थोड़ी सी हमें ट्विकिंग वगैरह करनी होगी इन टेक्सचर्स की और आई थिंक बाकी जो है मोस्टली सही होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट। ऑलराइट गाइस, यहाँ तक कोर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो, आई होप आप लोग सीख भी रहे हो। और अगर आपको कोर्स जो है बाकी देखना है आगे तो वो बेसिकली यूडेमी पे अवेलेबल है। बाकी का कोर्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली पेड होने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप एक 3D एनिमेशन को अगर आप सीरियसली लेना चाहते हैं और आप इस चीज़ को एक्चुअली अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इट्स डेफिनेटली वर्थ इट कि आप थोड़े बहुत पैसे स्पेंड करें और अपनी लर्निंग पे भी इन्वेस्ट करें थोड़ा। जितने पैसे आप इस कोर्स के लिए देंगे मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा तो पैसे अगर आप अपने दोस्तों के साथ लेट से बाहर खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे दे देंगे। तो मेरे ख्याल में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्मार्ट चॉइसेस करें और अपने करियर पे अपने फ्यूचर पे भी इन्वेस्ट करें। और मेरे ख्याल में जो वैल्यू आपको इस कोर्स से मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो आप बिना किसी देर के उस कोर्स में एनरोल करें और मैं आपको उस कोर्स में मिलूंगा।